उसका नाम तो नहीं पता इतिहास में, लेकिन उसका एक बेटा है, यानी कि नासिर जंग का भांजा। अरे बहन का बेटा को क्या कहा जाता है? भांजा ही तो कहा जाता है। नासिर जंग का एक भांजा है, ऐसे कई लोग इसको भतीजा भी कहते हैं, कई लोग भांजा भी कहते हैं। तो ये उसका नाम है मुजफ्फर जंग। कहानी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। शासक कौन है हैदराबाद के? आसफ जाह चिनकलीज खां। उनकी डेथ हो जाएगी तो अगला सक्सेसर कौन बनेगा? उसका बेटा। उसका बेटा का नाम क्या है? नासिर जंग। और उसके एक भांजा है जिसका नाम है मुजफ्फर जंग। अब देखो मामा भांजा में यहां पे लड़ाई स्टार्ट होगी कि राजा कौन बनेगा। चलो अभी इतना ही जान लो कि मामा भांजा में कहां पर लड़ाई स्टार्ट होगी? हैदराबाद। अब इस साइड आ जाओ, कर्नाटक। सादतुल्ला खां के बारे में मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि ये तो फाउंडर थे सादतुल्ला खां, लेकिन इसका कोई बेटा नहीं था। और बेटा नहीं था जिसके कारण कि इसके एक भाई थे, उसका क्या नाम बताया था हमने? गुलाम अली खां। और गुलाम अली खां के ही बेटा थे कौन? दोस्त अली। तो जब भाई, क्योंकि दोनों भाई बराबर उम्र के थे, तो बूढ़ा लोग क्या शासक बनेगा? जब सादतुल्ला खां होगा तो उसका भाई नहीं, उसके जो बेटा थे गुलाम अली खां के, उसके बेटा को शासक बना दिया, जिसका क्या नाम था? दोस्त अली। लेकिन दोस्त अली के जो बेटे हुए उसका नाम क्या था? सफदर अली। सफदर अली बड़े योग्य शासक नहीं थे। वह सिर्फ जो रूल होता था शासक बनने के लिए कि कोई भी हेरिडेटरी में कोई भी यदि आपका रिलेशन वाला है तो वो शासक क्या हो जाएगा? बन जाएगा, चाहे योग्य हो या ना हो। तो सादत अली खां जो थे योग्य शासक नहीं थे, परंतु उसके जो मंत्री थे ना, मिनिस्टर, वो बड़ा योग्य थे। और बगल वाला जो ये आसफ जाह है, वह चाहते थे कि यार बगल में ही कर्नाटक है, कर्नाटक का शासक कभी यदि हमारे मन मुताबिक बने तो दोनों के बीच में क्या होगा? संघर्ष नहीं होगा। तो कहा जाता है कि जो कर्नाटक के उसमें रूलर थे, क्या नाम बताया आपने? दोस्त अली का बेटा सफदर अली खां। सफदर अली खां का किसी भी तरीके से उसका पता नहीं, आसफ अली खां का, आसफ जाह खां का उसमें हाथ था या नहीं, कंट्रोवर्सी है। लेकिन उसकी हत्या हो गई। उस जो आपका कर्नाटक के जो शासक है उसको क्या हुआ? उसमें मार दिया गया। अब कैसे मर गया पता नहीं, लेकिन उसकी हत्या हो गई। हत्या हो गई, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि आसफ जाह का वहां पे इंपॉर्टेंट भूमिका था, और जो उसके मंत्री थे अनवरुद्दीन को ही कर्नाटक का क्या कर दिया? नवाब बना दिया। चलिए, अनवरुद्दीन को ही कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। तो अभी कर्नाटक के नवाब कौन है? जो अब फर्स्ट कर्नाटक बैटल वाला आपने पढ़ा था, अनवरुद्दीन। तो बताइए वहां के जो सादतुल्ला खां जो वहां के शासक थे, फाउंडर थे कर्नाटक के, उसके रिलेशन के थे क्या? कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पे लड़ाई कहां पे है कि अनवरुद्दीन कहां के शासक है? कर्नाटक के। लेकिन दोस्त अली इससे पहले का शासक था, नाम आया था गुलाम अली का बेटा दोस्त अली। दोस्त अली की एक बेटी थी। दोस्त अली की बेटी का विवाह एक व्यक्ति से कर दिया गया था जिसका नाम था चंदा शाह। यानी दोस्त अली का दामाद कौन हो गए? चंदा शाह। तो चंदा साहब ने कहा कि चलो भाई, भले ही जो उसमें के शासक थे जिसको कि मार दिया गया था, किसको मार दिया गया? सफदर अली को। भले ही सफदर अली नहीं है तो हम उसके रिलेशन में तो हैं। बेटी शासिका नहीं बन सकती है, दामाद तो बन सकता है। अनवरुद्दीन का तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सक्सेसरशिप नियम के तहत अगला शासक किसको बनना चाहिए था? ये बातें अचानक नहीं आई थी दिमाग में। ये बात दिमाग में डालने वाले का एक व्यक्ति जो एक पीछे पर्दे के
नीचे पर्दे के तले एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे जिसका नाम था डुप्ले। मामा भांजा के बीच में कभी लड़ाई सुना है? हाँ, महाभारत में सुना है, मामा कंस और कृष्ण के बीच में। लेकिन वो तो चलो, मामा कंस अत्याचारी थे, इस वजह से वहां पे लड़ाई हुआ। लेकिन दामाद के बीच में लड़ाई सुना है? बहुत कम वाला सुना। लेकिन इस बात में डुप्ले ने क्या दिमाग लगाया कि ये तो रूल तो यही कहता है कि ब्लड रिलेशन वाला ही शासक बने। इन्होंने कहा कि देखो भाई, अभी जो फर्स्ट बैटल हम लोग लड़ रहे थे, फर्स्ट बैटल में रियल रीजन क्या था? वार ऑफ सक्सेशन। जब नासिर जंग शासक बन सकता है तो मुजफ्फर जंग बन सकता है कि बेटी को भी हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यदि बेटी नहीं मिल सकता है, उसका बेटी का बेटा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? मतलब नासिर जंग का बेटा होगा वो बनेगा, तो उसकी बहन का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? इसने कहा बात तो सही कह रहे हैं। बोला कि आप आगे बढ़ो ना, सेना उना की जरूरत पड़ेगा, वो कौन देगा? कौन देगा? डुप्ले देगा। अच्छा, किस ये आधार पे बोल रहा है? फर्स्ट कर्नाटिक बैटल। फर्स्ट कर्नाटिक बैटल में मात्र कितनी सेना है इसके पास? अरे 230 सेना है, और 700 तो भारतीय सेना ही था ना। फ्रेंच सेना कितना है? 230। 230 सेना और 700 मिलकर के 930 सैनिक मिलकर के कितने सैनिक को हरा दिया था? कहा कि तुम लोग टेंशन काहे लेते हो, हम सेना देंगे ना, तुम खाली विद्रोह तो करो। बोला कि बात तो तुम पते की बता रहे हो। मुजफ्फर जंग को भी लोभ लग गया। मुजफ्फर जंग किसको हटाना चाह रहे हैं? और इसके पीछे कौन डायरेक्टर की भूमिका निभा रहा है? डुप्ले। यहां वाला समझ में आ गया? चलो, और अब यहां पे अब इसको चंदा साहब को भड़का दिया कौन? डुप्ले। बोला कि अनवरुद्दीन जो शासक है, इसका कोई रिलेशन है क्या सादतुल्लाह खां से? नहीं है। रियल में कोई रिलेशन है नहीं। तो बोला कि रिलेशन वाले कौन हो? तुम हो ना। चलो तुम हो तो तुम चुनौती दो। बोले साहब हम, बोले कि हम सेना में मदद करेंगे। इधर भी लोभ किसको डाल दिया? मुजफ्फर जंग को कौन दे दिया? विश्वास दिला दिया। चलो, अरे इसको किसने विश्वास दिला दिया? डुप्लेक्स दोनों तरफ लग गए कि तुम शासक बनो, इधर कहा तुम शासक बनो। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं डुप्लेक्स? हाँ, वो चाह रहे हैं कि इन दोनों राज्य जो पड़ोस में है, यहां पर यदि हम इसको शासक के रूप में बना देते हैं तो हमारा बात मानेगा ना। वेनेजुएला टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्थापित हो जाएगा। वेनेजुएला में क्या स्थिति हुआ? और वहां के जो हेड ऑफ स्टेट थे मादुरो को उठा लिया ना ट्रम्प साहब, और उसके ही सहयोगी को वहां के क्या बना दिया? कार्यकारी एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट बना दिया। और वो किसका बात मानेगा? जिसने बनाया उसी का ना बात मानेगा। और वही चाह रहा है ईरान में। वहां भी चाह रहा है कि ईरान में भी जो नेचुरल रिसोर्सेस, वहां और कुछ लड़ाई नहीं है, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस की लड़ाई है। उसको लगता है कि गल्फ कंट्री पर हमारा मोनोपोली तो चलता ही है। एक चुनौती देने वाला, उंगली करने वाला कौन है देश? ईरान है। इसको भी किसी तरह से खत्म कर दें। इजराइल के बारे में मान्यता यह है कि भले ही इसके पीछे ऐतिहासिक कारण दे कि नहीं, बाइबिल में इजराइल नामक एक देश का चर्चा है जो कि अब्राहम के बेटे के नाम पर दिखाई पड़ता है ना। तो उस फिलिस्तीन में जो है 1948 में यूएन के द्वारा मान्यता दिया गया कि यहाँ पे इजराइल देश होगा। इजराइल कोई देश थोड़ो था। इजराइल देश को तो बसाया गया यूएन के द्वारा, पश्चिमी कंट्री के द्वारा, क्योंकि यहूदियों के ऊपर जब अत्याचार बढ़ना स्टार्ट हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वार, खास करके हिटलर के समय में तो जेनोसाइड हुआ करता था। गैसों हाल में डाल करके यहूदियों को तो कत्लेआम मचाया जा रहा था। तो इसके लिए, क्योंकि उसको लगता था यार सभी धर्म जाति के नाम पर देश है, कम से कम हमारे नाम पर भी एक देश हो जाता। जो हिटलर के विरोधी लोग थे उसके सामने यहूदी लोग गए, जो तो बोला कि हमारे लिए भी व्यवस्था कर दो। बोले कहाँ तुमको बसाया जाए? उन्होंने कहा कि साहब बाइबिल में तो ये बताती है कि एक जगह है जेरूसलम के पास, वहीं पे हम लोग रहते थे। बोला कि चलो, ये कब की बात होगी? 1917 की बात।
बोला कि क्या करोगे? बोले कि सर आप लोग छोड़ के तो चल जाओगे। अरे पूरे क्षेत्र में किसका कब्जा हुआ था? तो ब्रिटिश का हुआ करता था। क्या हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दो। और ताकतवर यहूदी लोग बहुत ताकतवर, दिमाग से बहुत तेज, ज्यादातर साइंटिस्ट यहूदी ही है। आइंस्टाइन वगैरह सब यहूदी ही थे। जूस अमेरिका में जो जितने भी पावर और पोजीशन पे लोग हैं सारे जू लोग ही हैं, यहूदी ही है। बड़ा दिमाग का तेज, एकदम टेक्निकल माइंड आदमी वाला। सब बड़ा का बड़का जो सीईओ वो है ना, सब यहूदी ही है। और बाल्फोर की संधि हुई कब? 1917 ईस्वी में। वहां पे कमिटमेंट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि चलो हम जाते जाते आपको एक जगह दे देंगे। तो जगह कहाँ देना था? कमजोर देश फिलिस्तीन, वहीं पे बसाया गया। यूएन ने दूसरी विश्व युद्ध के बाद मान्यता भी दे दिया। लेकिन कुछ आलोचक मानते हैं कि ये भले ही एक ये कहानी जैसा लगता है, लेकिन रियल कारण ये था कि जूस को इसलिए बसाया गया वहां पे क्योंकि जो पूरे वेस्टर्न कंट्री का जो रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को अपने कब्जे में रखा जाए। और वो किसके माध्यम से हो सकता था? यहूदियों के माध्यम से हो सकता था। पश्चिम एशिया में तो पूरा रिसोर्सेस है, तेल है, गैस है, जितना भी चीज है। अभी तो पानी वाला बोतल है, उसका दाम बढ़ने वाला है। बोलो कैसे? अरे इसका बोतल जो बनता है ना, इसमें पॉलीमर की जरूरत होती है। और ये इंडिया में लगभग 40 से 50% पॉलीमर जो है ये खाड़ी देशों से ही आता है। तो ये पानी का बोतल का दाम बढ़ेगा, तेल तक। हाँ किसका? हाँ उसका तो बढ़ेगा ही ना। तो अभी तो स्थिति कोविड के बाद सबसे खतरनाक स्थिति आने वाली है। यदि 15 दिन और युद्ध चल गया ना तो स्थिति खराब हो जाएगा। क्या हो गया? हाँ अभी देखो ना, यहाँ पे फिलीपींस में वहां पे इमरजेंसी लागू कर दिया है, एनर्जी इमरजेंसी। बड़ी स्थिति खराब हो गई है। इतना समझ में आ रहा है ना कि कठपुतली शासक बैठाना चाहते थे। कहां पे? हैदराबाद और कर्नाटक में। कौन बैठाना चाहते थे? चलो ये वाला लिख लीजिए। लिख लिए हैं? लिखना चाहिए था ना। इसमें अंग्रेजी में तो कुछ है नहीं, खाली नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है। रीजन क्या हो गया? स्ट्रगल फॉर, या तो बैटल फॉर, या वार फॉर सक्सेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। वार फॉर सक्सेशन बिटवीन किसके किसके बीच में? और कर्नाटक। ना ना ना, बीच यहां पे नहीं करना है, एंड कर दीजिएगा इसको। यहां पे एंड करिए, बिटवीन लिखा गया है। एंड कहा युद्ध स्टार्ट हुआ था? हैदराबाद और कर्नाटक में। यहां पे एंड करना है। स्ट्रगल फॉर सक्सेशन है। एंड क्यों होगा? इसमें इन होगा इस जगह इन। हैदराबाद एंड कर्नाटक। उत्तराधिकार का संघर्ष कर्नाटक और हैदराबाद में। इन करिएगा। चलिए, हैदराबाद के संस्थापक कौन हो जाएगा? आसफ जा। एक इसका और नाम है, लिखिएगा, चिन। हाँ किलिच, चिन क्यूलिच। हाँ क्यू से स्टार्ट होगा, QILICH, चिनक्लिच खान। और कर्नाटक के फाउंडर सआदतुल्लाह खान। अच्छा, यहां पे जो संघर्ष है किसके किसके बीच में है? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। यहां पे वर्सेस लगाया गया है। चलो, अच्छा इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? फ्रेंच। इसलिए यहां पे क्या लिख दिया ब्रैकेट में? फ्रांस। जब फ्रांस इसको सपोर्ट करेगा तो इनडायरेक्टली कौन इसके साथ आ जाएगा? ब्रिटिश तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिक। चलो
यहां पे किसके किसके बीच में संघर्ष होगा? चंदा साहब। चंदा साहब कौन है? अरे दोस्त अली के कौन है? दोस्त अली के ये सन इन लॉ है। दोस्त अली कौन है? गुलाम अली के बेटा है। और उसकी बहन दोस्त अली की बेटी जो है उसका विवाह किसके साथ हुआ है? चंदा साहब। रिलेशन वाला तो पिछले क्लास में ही लिखा दिया था, अब तो आसान है यहां पे करना। अब जब इसके साथ मुजफ्फर जंग के साथ भी डुप्ले है, चंदा साहब के साथ भी डुप्ले है, तो इसका मतलब है कि तीनों के बीच में क्या हुआ है? एक ट्रीटी हो गया है। किस प्रकार की ट्रीटी? तो गुप्त ट्रीटी यानी सीक्रेट ट्रीटी। तो लिखिएगा सीक्रेट ट्रीटी, एक गुप्त संधि किसके किसके बीच में? डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। इसको मजाक में कह सकते हैं कि दोस्त तीनों चलेंगे तो एक साथ चलेंगे, जहां भी जाएंगे एक साथ चलेंगे। चलो, डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के बीच में क्या था? एक सीक्रेट ट्रीटी था। उद्देश्य क्या था? कि डुप्लेक्स सभी को सहयोग करेगा इन दोनों को अलग अलग जगह पे शासक बनाने के लिए। चंदा साहब को कहां का शासक बनाना चाह रहा है? कर्नाटक का। और मुजफ्फर जंग को कहां का शासक बनाना चाह रहा है? अच्छा, यहां पे देखिए एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति। परिवार में फूट डालना, यहां में फूट डाल दिया और यहां भी फूट डाल दिया। यदि इस ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला शासक कौन है? नहीं, शासक बोलते हैं, गवर्नर कौन थे? डुप्ले। जो ब्रिटिशर्स ने बाद में जो नीति अपनाई फूट डालो राज करो की, उसका पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता किसने निर्माण किया था? डुप्ले। इसलिए कहा जाता है कि डुप्ले बड़ा, भारत को गुलाम बनाने में डुप्ले का बड़ा योगदान था। उन्होंने वह नीति दे दिया जिसने कि बाद में कॉपी एंड पेस्ट करके आगे बढ़े कौन? ब्रिटिशर्स। चलिए, इतना हो गया है तो आगे आइए। नहीं हुआ इतना? चलो, तो ये वाला लिखो। अच्छा, ये बताओ, तीनों के बीच में अब ट्रीटी हो गई है। मुजफ्फर जंग को भड़का दिया है किसके विरुद्ध में? नासिर जंग के विरुद्ध में। और चंदा साहब को भड़का दिया गया है किसके विरुद्ध में? अनवरुद्दीन के विरुद्ध में। अब ये बात यदि पहले कर्नाटक को ले लेते हैं, जब कर्नाटक के शासक अनवरुद्दीन को पता चलेगा, उसका मिजाज कैसा करेगा? क्योंकि सेंट थोमे के युद्ध में कौन हार गया है? अनवरुद्दीन हारा है। एक तो वो भी बदले की भावना है कि हमको ये पराजित किया है, और उसके पीछे एक व्यक्ति को लगा दिया जाए, उसके भांजे को ही तैयार कर दिया जाए, तो नासिर जंग को गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब गुस्सा लगेगा तो क्या था? सबसे पहले क्या किया? ये वाला कर्नाटक वाला देख लेते हैं। अनवरुद्दीन ने कहा कि अब लड़ेंगे, सबक सिखाएंगे। किसको सबक सिखाएंगे? भांजा को तो सिखाएंगे सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसके डायरेक्टर है ना डुप्ले, क्योंकि उसको हराया था सेंट थोमे में, इसको सबक सिखाएंगे। फिर से सेना भेजा। एक जगह नाम है अंबर, उसको अंबुर भी कहा जाता है। और अंबुर नामक जगह पे अनवरुद्दीन ने अपना सेना भेज दिया। और किसके किसके बीच में लड़ाई हुई? डुप्ले और अनवरुद्दीन। लेकिन डुप्ले तो है, लेकिन डुप्ले के साथ ये तीनों का जो गुप्त संधि हुआ था ना ट्रीटी, बोला कि साहब हम भी आपको मदद करेंगे, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। लोभ सबसे बड़ा कारण है। मुजफ्फर जंग को क्या लोभ दे दिया कि अगला शासक किसको बना देंगे? मुजफ्फर जंग, जो कि सोच भी नहीं सकते थे कि हम शासक बनेंगे। और बेटी वाला पक्ष वाला कब सोचेगा? मरने के बाद भी नहीं सोचेगा, वो नियम ही नहीं है और सोसाइटी उसको मानेगा भी नहीं। लेकिन ये सपना दिखा दिया किसने? डुप्लेक्स ने,
बोला कि सर हम आते हैं तीनों। बोला कि हम यदि इसको मुजफ्फरजंग सपोर्ट करेगा अंबुर की बैटल में, किसको, डुप्ले को, तो ये भी बोलेगा अगला अगला तो सर हमारा भी नंबर है, हम इसको मदद करेंगे तब ना ये मदद करेगा हमको। तो इसके साथ चंदा साहब भी आ जाएगा। तो ये अंबुर के बैटल में किसका किसका सेना है, तो यहां पे एक तरह से एक लाइन में कहें तो डुप्लेक्स अलायंस, डुप्ले के सहयोगियों का सेना कौन है उसमें शामिल, चंदा साहब भी है, मुजफ्फरजंग है। ये लड़ाई कब होती है, कितने तारीख को होती है, 3 अगस्त 1749 में। ये पता चल गया किसके किसके बीच में है, डुप्लेक्स अलायंस और अनबरुद्दीन के बीच में। इसमें क्या होता है कि डुप्ले जो है, डुप्ले अलायंस जीतेगा। चंदा साहब अनबरुद्दीन का विरोधी है यहां पे, और नासिर जंग का भांजा मुजफ्फरजंग और डुप्ले तीनों के अलायंस सेना इसमें जीत हासिल करते हैं। कौन सा युद्ध में, अंबुर के बैटल में। और डुप्लेक्स जब जीतते हैं, लेकिन इस युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें उभर करके सामने आती है कि इस युद्ध में अनबरुद्दीन इसको मार दिया जाता है। अनबरुद्दीन का क्या हो जाएगा, मृत्यु। कौन सा युद्ध में, अंबुर के युद्ध में, ध्यान दीजिएगा। अब अनबरुद्दीन की मृत्यु हो जाएगा तो अगला उसका जो सक्सेसर है उसका नाम है मोहम्मद अली, जो बेटा है अनबरुद्दीन का, अनबरुद्दीन का बेटा है। तो पूछेंगे सर एक तो और बेटा था ना जो फर्स्ट थोमे वाला लड़ाई लड़ा था, महफूज खान, वो क्या हुआ। महफूज खान की मृत्यु कहा जाता है फर्स्ट जो थोमे वाला लड़ाई था उसमें ही हो गया था। थोमे वाला ही लड़ाई में किसकी मृत्यु हो गई थी, महफूज खान। तो अगला जो बेटा था अनबरुद्दीन का, उसका नाम क्या था, मोहम्मद अली। जब पिता की मृत्यु हो गई, अनबरुद्दीन की मृत्यु हो गई, कौन सा बैटल में, अनबरुद्दीन के बैटल में, मोहम्मद अली भाग गया। मोहम्मद अली कौन है, अनबरुद्दीन का बेटा है। और ये मोहम्मद अली भाग करके दक्षिण भारत में एक जगह है तिरुचिन्नापल्ली, वहां चले गए। अंबुर की लड़ाई में अनबरुद्दीन की हार के बाद मोहम्मद अली जो कि किसका बेटा है, अनबरुद्दीन का, वो भाग करके कहां शरण लिया, तिरुचिन्नापल्ली में। चलो अभी हम बताते हैं, इसको लिख लीजिए ना, मैप बता देंगे, या तो ऐसे कर देते हैं, हम ही बता देते हैं। यहाँ ये सारा एक्टिविटी हो रहा है इस क्षेत्र में। तिरुचिन्नापल्ली जो है दक्षिण भारत में, खासकर आज के तमिलनाडु में एक जगह तिरुचिन्नापल्ली, ठीक है, हाँ अभी भी है। वहां ही पैदा हुए थे महान साइंटिस्ट ये भारत के सीवी रमन। सीवी रमन का जन्म तिरुचिन्नापल्ली में ही हुआ था। तो तिरुचिन्नापल्ली भाग गए कौन, मोहम्मद अली। अब जब इस युद्ध में अनबरुद्दीन की मृत्यु हो गई है तो, और इसका बेटा भी भाग गया है, तो कर्नाटक का नवाब अब कौन बनेगा, चंदा साहब कहां का नवाब बन गया, किसके दया पात्र से बना। अब डुप्ले के दया पात्र से बनेगा तो डुप्ले को कुछ गिफ्ट देगा कि नहीं देगा, दे दिया। चंदा साहब जब शासक बन गया, कहां का, कर्नाटक का, 80 गो गांव वो गिफ्ट में दे दिया किसको, कि साहब वहां से रेवेन्यू कलेक्शन करो, आपका जो मर्जी, यानी हम आपको क्या दे रहे हैं, गिफ्ट। 80 गांव तनी को होता है आज के समय में, मतलब देखा जाए तो एक छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट के बराबर हो जाएगा। नहीं, एक गांव, एक डिस्ट्रिक्ट में 80 को गांवों नहीं रहता है, कोनो कोनो, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट के बराबर आज के समय में किसको गिफ्ट में दे दिया, किसको गिफ्ट में दे दिया, किसने दिया, किस एवज में दिया, कि अंबुर के जो लड़ाई है उसमें सहयोग किया था किसको, चंदा साहब को। तो कर्नाटक वाला इतना बात समझ में आ गया। उससे भी इंटरेस्टिंग है यहां पर हैदराबाद में, तो एक साइड वाला लिख लीजिए। मोटा मोटी खाली फैक्ट ही लिखाए हैं, उतना कहानी आप लोग को खाली सुन लेना है, वीडियो तो है ही,
जब भी लगे कि नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो खोल लीजिएगा, ये कहानी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, बैटल ऑफ अंबुर कौन सा लड़ाई के दौरान घटित एक घटना है? सेकेंड कर्नाटिक वार। कब हुआ था? 3 अगस्त 1749। किसके किसके बीच में? डुप्ले अलायंस और अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है? तो कर्नाटक के नवाब हैं। अच्छा, वहां के जो लड़ाई लड़ रहे हैं सक्सेसर के लिए, वो कौन लड़ रहे हैं डुप्ले के साथ? चंदा साहब। और इस युद्ध में अनवरुद्दीन की मृत्यु जब हो जाती है और उसका एक बेटा होता है कौन? मोहम्मद अली, वो भाग करके कहां चले जाते हैं? त्रिचुन्नापल्ली। याद रखिएगा त्रिचुन्नापल्ली जगह, ठीक है। तो त्रिचुन्नापल्ली भाग जाते हैं तो शासक कौन हो जाते हैं? चंदा साहब। जब चंदा साहब जब कर्नाटक का नवाब बनेगा तो कुछ तो गिफ्ट देगा ना। तो क्या गिफ्ट दिया? 80 गांव दान में दे दिया। किसको? कहानी समझ में आ गया ना? चलो अब आ जाइए इधर हैदराबाद में। हैदराबाद के शासक कौन थे? फाउंडर कौन थे वहां के? आसफ जा, जिसको चिनकिलीज खां भी कहते हैं। उसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1748 में। और उसके बाद वहां के सक्सेसर कौन बने थे? नासिर जंग। नासिर जंग कौन है? यह है सन ऑफ आसफ जा। चिनकिलीज खां का बेटा है कौन? नासिर जंग। और ये मुजफ्फर जंग कौन है? हाँ, उसको नेफ्यू कहें, भांजा कहें, भांजा भी और भतीजा दोनों कहेंगे, सबको दोनों का अंग्रेजी क्या होगा? नेफ्यू ही होगा। इसलिए अंग्रेजी वाले मीडियम वाले बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। सर नेफ्यू बोला है, नेफ्यू माने भाई का बेटा कि बहन का बेटा? नहीं, कंफ्यूज करेगा ना जी। नेफ्यू माने कौन? भाई का बेटा कि बहन का बेटा? तो ये मुजफ्फर जंग कौन है? नासिर जंग के बहन का बेटा है, ठीक है। चलो, ये भी सीक्रेट अलायंस का एक व्यक्ति है, 3 लोगों के बीच में हुआ। चंदा साहब को कहां बन गया है? कर्नाटक का। अब ये बनेगा या तो इसको ही पहले बना दो, दोनों में से कोई एक जगह बनेगा। चलो, अब जब ये देख रहा है कि हमारा भांजा हमारे विरुद्ध में किसके साथ घूम रहा है, तो चंदा साहब और डुप्ले के साथ, तो मामा को गुस्सा लगेगा कि नहीं? चलो, गुस्सा लगेगा तो कोई बात नहीं। मामा ने कहा कि उसके पास तो आर्मी है, राज नवाब के पास आर्मी रहेगा कि नहीं? अपने आर्मी को बोला कि मुजफ्फर जंग कहीं भी है उसको गिरफ्तार करो, अरेस्ट करके उसको जेल में डालो। तो इसका संगत बिगड़ गया है, ये तो हम ही को चैलेंज कर रहा है। तो नासिर जंग के आर्मी जो था वो अरेस्ट कर लिया किसको? मुजफ्फर जंग को। और मुजफ्फर जंग को जेल में डाल दिया। किसने जेल में डलवा दिया? नासिर जंग। क्यों डलवा दिया? उसको चुनौती लगा कि हमको ये क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। डुप्ले के साथ रहेगा तो सच में कुछ ना कुछ हमारे अगेंस्ट कर सकता है, इसलिए उसको गिरफ्तार करके कहां डाल दो? जेल में डाल दो। जेल में डलवा दिया किसने? नासिर जंग ने। किसको? मुजफ्फर जंग को। बोले अच्छा कोई बात नहीं है। अब 3 लोगों की दोस्ती में से एक दोस्त टूट गया है। 3 लोगों की दोस्ती था ना, डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग को अरेस्ट करवा करके कहां डलवा दिया? तब बेचारा डुप्ले तो बदला लेगा ना, कि उसके दोस्त को कहां डलवा दिया? जेल में। डुप्ले बड़ा तेज आदमी, उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट एकदम ईरान वाला घटना से एकदम मैच कीजिएगा। वहां के कई बड़े अधिकारियों को मोसाद जो सीक्रेट एजेंसी है, कहां का? इजराइल का, बड़ा खतरनाक है। वो क्या करता है, जैसे खमैनी साहब या तो वहां के बड़े बड़े जो सुप्रीम नेता हैं, उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, उसी में से एक व्यक्ति घुसा हुआ है मोसाद का। जैसे वहां कोई भी आदमी, मोसाद इतना खतरनाक है ना, बड़े से बड़े लीडर हैं,
उसके यदि 10 लोगों का उसका बॉडीगार्ड है, उसमें से एक व्यक्ति किसका होगा? मोसाद का। लेकिन अब ये बात पता है जो नेता है कि उसमें से कोई मेरा एक दुश्मन है, लेकिन कौन दुश्मन है इसके बारे में पता नहीं है। अब उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 10 को 10 हटाना पड़ेगा, या तो 10 को 10 को मारना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि उसमें से एक आदमी मराया। समझ में आ रहा है? यानी जो बॉडीगार्ड होता है ना, कई बार वो खतरनाक हो जाता है। जिस तरह से मोसाद काम करता है, डुप्ले ने भी वैसा ही काम किया। नासिर जंग के जो बॉडीगार्ड थे ना, उस बॉडीगार्ड में से कुछ लोगों को अपने और मिला लिया, पैसा देकर के, लोभ देकर के। बोला कि यदि नासिर जंग को तुम मार देते हो ना, तुम जो चाहोगे हम वो देंगे। ये किसने किया काम? ये डुप्ले ने। नासिर जंग के बॉडीगार्ड में से कुछ बॉडीगार्ड को अपने फेवर में मिला लिया। किसने? डुप्ले ने। इसका परिणाम क्या हुआ कि नासिर जंग के बॉडीगार्ड ने ही नासिर जंग की क्या कर दिया गया? तो हमने यहां क्या लिखा है? असैसिनेशन ऑफ द नासिर जंग। एक व्यक्ति निपट गया है, एक नासिर जंग निपट गए। किसने निपटा दिया? चलो कोई बात नहीं है। अब जब नासिर जंग निपट गए तो मुजफ्फर जंग जेल से आजाद कर दिया जाएगा। जेल से आजाद हो गए कौन? और थोड़े समय के लिए नवाब अब कौन बनेगा? वो मुजफ्फर जंग, क्यों? राजा को ही निपटा दिया गया। राजा चेस खेलते हैं ना, जब राजा खत्म तो उसका राज्य खत्म। राजा को मार दिया तो अब अगला वहां का नवाब कौन होगा? निजाम। हैदराबाद के नवाब को निजाम कहा जाता था, मुजफ्फर जंग। ये सब जो घटना हो रही तो ब्रिटिशर्स थोड़ो ना वहां चुप होके देखेगा। बोला अच्छा तुम गेम खेल रहे हो, हम भी वही गेम खेलेंगे जो तुमने खेला है। अब बेचारा नाम तो अनाउंसमेंट हो गया निजाम के रूप में, किसका? मुजफ्फर जंग। लेकिन बेचारा एक दिन भी ये राजगद्दी पर नहीं बैठ पाता है। एक दिन भी मुजफ्फर जंग अपने जो निजाम की कुर्सी है उस पर नहीं बैठ पाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा वही काम किया गया जो डुप्ले ने काम करवाया। किसके साथ? इसके साथ भी जो कुछ लोग थे उसमें से खरीद करके इसकी भी हत्या करवा दिया। मामा गए, भांजा भी गए। मामा को किसने मरवा दिया? डुप्ले ने। अब भांजा को किसने मरवा दिया? ब्रिटिशर्स ने। यानी एक छोटा सा नन्हा सा राज्य के लिए दोनों कंटेंडर जो थे उसकी क्या हो गई? खत्म। इसलिए कहा जाता है कि अति लोभस्य पापस्य कारणम। अति लोभ क्या है? पाप का कारण बन जाता है। यहाँ दोनों घटना देखने को मिल गई। ना रहा नासिर जंग, ना रहा मुजफ्फर जंग। इसलिए मैंने लिखा है असैसिनेशन ऑफ द बोथ। बोथ माने कौन? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। खत्म कहानी। लेकिन क्योंकि डुप्ले ने इसको हिडन तरीके से मारा था और ब्रिटिशर्स ने भी इसको क्या किया? हिडन तरीके से ही मारा। लेकिन मुजफ्फर जंग जो शासक बनने वाले थे तो डुप्ले का पूरा जो है इस पर अपना अधिकार उन्होंने बना लिया था, पोजीशन बना लिया था। जब हिडन तरीके से ब्रिटिशर्स ने मुजफ्फर जंग को मारा, ये बात तुरंत पता चल गई। डुप्ले तो बड़ा तेज दिमाग वाला आदमी है। उन्होंने तुरंत क्या किया कि अगला ही जो सक्सेसर आएगा इसके बाद, नासिर जंग का एक भाई है, छोटा भाई, जिसका नाम है सलावत जंग। नासिर जंग का छोटा भाई कौन है? सलावत जंग। डुप्ले कहते कि भाई तुम शासक बनोगे? बोले कि सर हम तो कभी सोचे भी नहीं थे, हमारी लॉटरी कैसे लग गई? बोले तुम शासक बनो, हम सपोर्ट करते हैं। अगला जो है हैदराबाद का शासक कौन बना? नासिर जंग। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद कौन शासक बनेगा और किसके सपोर्ट से बनेगा? अब बताओ, यहां पे कर्नाटक में भी जो शासक है किसके किसके सहयोग वाला है? और हैदराबाद में भी जो शासक बन रहा है किसके सहयोग से बन रहा है? भले ही दो लोगों की जान चली गई, लेकिन यहां पे विनिंग पोजीशन में कौन है? डुप्ले।
उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है कि हमारे ही रबर स्टंप वाला शासक बने। चंदा साहब को कहां बना दिया, कर्नाटक में, और हैदराबाद का शासक किसे बना दिया, सलावत। सलावत जंग का तो बल्ले बल्ले हो गया भाई, ये तो एकदम लॉटरी लग गया, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन किस्मत, डुप्ले का जो कूटनीतिक सोच सलावत जंग को शासक बना दिया। जब अचानक किसी को राज्य की जिम्मेवारी और नवाब बन जाए, मतलब हेड ऑफ स्टेट बन जाए, तो खुश होगा कि नाराज होगा, खुश हो गया। अब खुश होगा तो यह भी डुप्ले को गिफ्ट देगा। कौन गिफ्ट देगा, अरे ये तो पूरा एरिया ही दे देता है गिफ्ट। वो एरिया हम बताएंगे कौन सा एरिया है, उसका नाम है नॉर्दर्न गवर्नमेंट, उत्तरी सरकार। नॉर्दर्न गवर्नमेंट एकदम कोस्टल एरिया है, उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश वाला। अभी हम बताते हैं, ये वाला पूरा खत्म होगा तब। सलावत जंग गिफ्टेड द डुप्लेक्स टू नॉर्दर्न सरकार। उत्तरी सरकार को किसने गिफ्ट में दे दिया, सलावत जंग ने। किसको दे दिया, डुप्ले को। 80 गांव किसने दिया था, और नॉर्दर्न गवर्नमेंट यानी उत्तरी सरकार किसने दिया, सलावत जंग। तो डुप्ले तो अभी उसका बल्ले ही बल्ले चल रहा है। शासक भी किसके कब्जे वाला हो गया, डुप्ले का, और दान दक्षिणा भी मिल रहा है। 80 गांव, एक पूरा एरिया, तो इतना बड़ा सौभाग्य और किस्मत। तो दिमाग का खेल था। इस दिमाग के खेल में कौन जीता है अभी तक, डुप्ले जीत गया है। इतना ही नहीं, डुप्ले को बात यह पता था कि सलावत जंग को हटाने के लिए या तो कुछ भी करने के लिए, मरवाने के लिए ब्रिटिश बदला लेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी कम नहीं था। तू डाल डाल तो ये पात पात। ये हिडन तरीके से एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था, वो भी हिडन तरीके से बनाएगा। अभी दोनों खुल के सामने नहीं आया है। इसलिए सलावत जंग की रक्षा करने के लिए एक फ्रांसीसी आर्मी के ट्रूप्स को भेज दिया गया इनके दरबार में। यानी जो फ्रांसीसी आर्मी का जो ट्रूप्स होगा, एक टुकड़ी होगा, वो किसकी रक्षा करने के लिए भेज दिया जाएगा, ये किसका सेना है, फ्रांसीसी का। और उसके एक कमांडर बना करके, या तो उसके लीडरशिप किसके हाथों में दिया जाएगा, तो एक जनरल बूसी होगा। जनरल बूसी ये फ्रांसीसी कमांडर है, उसके नेतृत्व में सलावत जंग की रक्षा करने के लिए हैदराबाद के दरबार में एक फ्रेंच आर्मी ट्रूप्स भेज दिया जाता है। किसके लीडरशिप में, जनरल बूसी के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ियां कहां भेज दिया जाता है, सलावत जंग की रक्षा करने के लिए। इतना बात पता चल गया ना। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई, कर्नाटक में जो चंदा साहब शासक बने, तो उसके लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी, या कौन कौन सा वहां पे इवेंट हुआ, घटना हुआ। बैटल ऑफ अंबूर। इस अंबूर के युद्ध में किसके किसके बीच में लड़ाई हुई, डुप्ले अलायंस और अनवरुद्दीन। इसमें क्या घटना घटित हुई, अनवरुद्दीन मारे गए, और उसका बेटा था मोहम्मद अली, वो कहां भाग करके चला गया, त्रिचनापल्ली में। जिसके बाद कि कर्नाटक का नवाब कौन बन गया, चंदा साहब बन गया। चंदा साहब नवाब बन गया तो खुश होकर के कितना क्या दिया, 80 गांव दे दिया। चलो इधर वाला, आसफ जा खां की मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन शासक बना था, नासिर जंग। नासिर जंग का भांजा कौन था, और वो मुजफ्फर जंग किसके अलायंस का पार्टनर था, डुप्ले का। और मुजफ्फर जंग को नासिर जंग ने अरेस्ट करवा लिया। क्यों, क्योंकि डुप्ले के साथ मिलकर के घूम रहे थे और षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे। जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया, डुप्ले ने क्या किया कि नासिर जंग के कुछ जो बॉडीगार्ड्स को अपने फेवर में मिला करके नासिर जंग की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और अगला सक्सेसर कौन, अगला नवाब कौन बनने वाला था, निजाम, मुजफ्फर जंग। लेकिन बेचारे एक दिन भी कुर्सी पर नहीं बैठ पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी उसका बदला ले लिया और मुजफ्फर जंग की भी हत्या करवा दी। लेकिन तुरंत डुप्ले ने क्या किया, नासिर जंग के जो छोटका भाई था, नाम क्या था, सलावत जंग। सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम
घोषित कर दिया, बना दिया। जैसे ही सलावत जंग निजाम बना, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के एक पूरा एरिया गिफ्ट में दे दिया। किसको दे दिया? डुप्ले को। और उस एरिया का नाम क्या था? उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार। चलो, और फिर सलावत जंग की रक्षा के लिए डुप्ले ने एक आर्मी की टुकड़ी, फ्रांसीसी आर्मी की टुकड़ी, किसकी अध्यक्षता में? जनरल बूसी की अध्यक्षता में। कहां पर भेज दिया गया? इतना लिख लिए है ना? हाँ, अरे एक जैसे आर्मी टुकड़ी में कुछ सैनिक रहते हैं, ठीक है, और उसका एक कमांडर यानी सेनापति होता है। तो सेनापति का नाम क्या होगा? जनरल बूसी। उसी जनरल बूसी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी कहां पर भेज दिया जाएगा? सलावत जंग की रक्षा करने के लिए। कि वहां ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से कुछ करेगा तो जवाब कौन देगा? जनरल बूसी। मतलब प्रोटेक्शन के लिए, सलावत जंग की प्रोटेक्शन के लिए एक सेना भेज दिया गया, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कि जो सहायक संधि को, जो सब्सिडरी अलायंस को भारत में लॉर्ड क्लाइव लेकर के आए, फिर बाद में उसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सब्सिडरी अलायंस के लिए कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। उस चीज की जो नींव है भारत में सबसे पहली बार सब्सिडरी अलायंस के लिए डुप्लेक्स ने ही रखी थी। और पहली बार उसके दरबार में अपने आर्मी ट्रूप्स, यानी कि भारतीय जो प्रिंसली स्टेट है उसके दरबार में फ्रांसीसी आर्मी के ट्रूप्स को भेजा गया था। वो कौन सा? जनरल बूसी के नेतृत्व में। यानी सब्सिडरी अलायंस का भारत में जनक किसे माना जा सकता है? डुप्ले। प्रथम ब्रिटिश शासक कौन होंगे जो सब्सिडरी अलायंस को बढ़ाएगा? तो लॉर्ड क्लाइव। लेकिन बड़े पैमाने पर सब्सिडरी अलायंस कौन करेगा? जनरल बूसी, जनरल बोल रहे हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पहला सहायक संधि किसके साथ किया जाता है? हैदराबाद के साथ ही किया जाता है, ठीक है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब ब्रिटिशर्स वाला पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो हो गया। चलिए, हैदराबाद में भी जीत गया है कौन? डुप्ले। अरे उसकी उद्देश्यों की जीत हो गई। और कर्नाटक में भी जीत गया है कौन? अभी डुप्ले का तो दिन दुना रात चौगुना तरक्की वो कर रहा है। जैसा उसने चाहा वैसा वो कर दिया। अपना कठपुतली शासक भी बैठा दिया अलग अलग राज्यों में। यानी अभी चांदी ही चांदी किसका चल रहा है? और डुप्ले की नीतियों को मात देना बड़ा मुश्किल है। डुप्ले की नीतियों को मात देना बड़ा मुश्किल था ब्रिटिशर्स के लिए। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने डुप्ले की नीतियों से इतना परेशान हो गए वो कि उन्होंने यह प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया कि किसी भी तरीके से डुप्ले को भारत से भगाना है या तो उसको यहां से किसी भी तरीके से निकलवाना है। यदि डुप्ले यहां से चले जाते हैं तो हमारे लिए रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहां भारत की राजनीति में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा, खास करके ब्रिटिशर्स की तरफ से, जिसका नाम होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव का लीडरशिप। हेडिंग डालिएगा, लॉर्ड क्लाइव्स लीडरशिप। लॉर्ड क्लाइव का नेतृत्व। लॉर्ड क्लाइव का नेतृत्व। अब देखिए, सुनिए इसका कहानी। अच्छा, ये नॉर्दर्न गवर्नमेंट के बारे में पता है कि कहां पे है? उत्तरी सरकार। देखो, ये वाला एक कोस्टल एरिया है ना, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के बीच में दिख रहा है। एक छोटा सा ये गलियारा था, ये छोटा सा गलियारा, इसी का नाम था नॉर्दर्न सरकार। ये किसको दे दिया था? डुप्ले को दे दिया था। किसने दिया था? सलावत जंग ने, ठीक है। चलिए, अब देखो क्लाइव का उभार आता है। क्लाइव कौन है? क्लाइव एक छोटा सा पद पे एक व्यक्ति है जो टाइपिस्ट का काम करता है, टाइपिंग का काम। चलो, उसमें कंप्यूटर
उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं था, हाथों से ही काम होता था। इसलिए इसको हिंदी में कहा जाता है, जो कंप्यूटर वाला काम करता है ना, क्लर्क वाला, तो उसको पहले जमाने में जब कंप्यूटर नहीं था उसी को कहा जाता था लिपिक। लिपिक का अंग्रेजी क्या होता है? क्लर्क। लिपि एक हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज है, जिसको लिपि को ऐसे लिखते हैं, लिपि, और यहां पे क डालिएगा, लिपिक। और लिपिक का अंग्रेजी होता है, लिपि का स्क्रिप्ट। लिपि का अंग्रेजी क्या होगा? स्क्रिप्ट, यानी जो लिखने वाला काम करेगा। और इसका बहाली जो है अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो एसएससी लिया करता है। ये ग्रुप सी का पद होता है, यानी ग्रुप बी नहीं, बहुत ग्रुप सी, एक छोटा सा एक कर्मचारी, इसको कर्मचारी टाइप का कह सकते हैं। बहुत बड़ा पद पे व्यक्ति नहीं है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव पेशे से क्या है? क्लर्क है। एक क्लर्क व्यक्ति को एक बड़े बड़े जनरल, गवर्नर के रूप में जो पदाधिकारी आए हुए हैं, उसके सामने क्या रुतबा होगा? एक बड़ा बड़ा गवर्नर है, बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, वहां पे ग्रुप सी लेवल का व्यक्ति जो काम क्या करता है? टाइपिंग या लिपिक का काम करता है, उसका कोई मुराद है? कहा जाता है डुप्ले को भारत से बाहर निकालने के लिए ब्रिटिशर्स ने प्लानिंग किया कि किसी भी तरीके से डुप्ले को या तो भारत से बाहर निकालो, या तो उसको किसी तरह से हराओ। और आपस में इन लोगों ने मीटिंग की, अंग्रेजों ने मीटिंग की, किसको बाहर निकालने के लिए? डुप्ले को बाहर निकालने के लिए। छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों को उन्होंने इस मीटिंग में बुलाया, ब्रिटिशर्स ने, कि जब तक डुप्ले रहेगा भारत में तब तक ब्रिटिशर्स नैया क्या है? वो डुबा के रखेगा। क्योंकि हर एक जगह वो क्या हो रहा है? अपनी नीतियों में सफल हो रहे हैं। दो राज्य में अपने मोहरे को बैठा दिया है, और वो मोहरा जो बैठाया किसको सपोर्ट करेगा? अंग्रेजों को सपोर्ट करेगा कि फ्रांसीसियों को सपोर्ट करेगा? तो चाहेगा ना ब्रिटिशर्स गलियारे में खलबली मचेगी कि नहीं मचेगी? ब्रिटिशर्स ने मीटिंग की, किसको बाहर निकालने के लिए या तो उसको पराजित करने के लिए? डुप्ले को। और कहा जाता है इस मीटिंग में छोटे से बड़े पदाधिकारी सामने थे, उसी में से एक व्यक्ति लॉर्ड क्लाइव भी था। एक वो सिनेमा आया था, अरे एक बड़ा अच्छा सिनेमा था कि बड़े बड़े मतलब पुलिस पदाधिकारी और सीबीआई के बड़े बड़े लोग होते हैं। उसमें एक चौकीदार सिपाही टाइप के व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो उसको आइडिया बताता है कि ऐसे करके आतंकवादियों को पकड़ना है। कौन सा सिनेमा था? अक्षय कुमार का गब्बर इज बैक। हाँ, इसमें। लेकिन उसको बराबर डांट लिया करता था कि यार तुम तनी वो है आदमी है तो बार बार तुम डिसीजन देता है। हाँ, तो उसी प्रकार से यहां बड़े बड़े अधिकारी हैं। बोला कि यदि कोई भी इसमें से यदि हमें बढ़िया आइडिया देगा, ब्रिटिशर्स में एक चीज था कि छोटा हो या बड़ा हो सभी का राय को मायने रखता था, भले ही उसकी बात को माने ना माने, लेकिन एक बार जरूर पूछता था। कहा जाता है कि ये बेचारा छोटा सा आदमी, पॉलिसी बनाने को कहा गया कि किसी तरह से डुप्ले के भारत से या तो डिफीट करो या तो यहां से भगाओ। लेकिन इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन इसके लिए पॉलिसी बना सकता है? कहा जाता है कि क्लाइव ने आइडिया देने का प्रयास किया कि साहब यदि हमको मौका मिले तो हम डुप्ले को बाहर निकालेंगे। उसकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? एक पद और उस बातों में वैल्यू होता है कि नहीं? बोला कि तुम तनिक पद पे आदमी, लिपिक आदमी हो, तुम कैसे बाहर निकाल दोगे? लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक मौका दिया। बोला कि अच्छा यदि तुम काम कर दोगे ये, लेकिन सर मैंने प्लानिंग किया है, मैंने प्लानिंग किया है कि किस तरह से डुप्ले को भारत से बाहर या तो उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। बोले कि चलो दी जिम्मेवारी। और ब्रिटिशर्स ने डुप्ले को क्लाइव को जिम्मेवारी दिया गया, और इसने जैसे ही जिम्मेवारी इसको दी गई, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि किसी भी तरीके से अब डुप्ले को या तो पराजित करना है या तो भारत से बाहर निकालना है। इन्होंने क्या किया? एक रणनीति बनाई, लेकिन देखो ऐसे काम नहीं चलेगा।
जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसने स्थापित किया है उसका नाम याद है, हमने लिखाया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने स्थापित किया था? लुई 14वें के एक मंत्री थे, क्या नाम था? कोलबर्ट। ध्यान है? कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। और ये जो कोलबर्ट के जो राजा हैं लुई 14 के बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही करप्ट व्यक्ति है, बड़ा ही निरंकुश व्यक्ति है। इन्होंने कहा कि यार पैसा खाली जमा रखो ना, पैसा, मतलब जो आदमी पैसे के लोभी होता है पैसे के बल पे कुछ भी कराया जा सकता है। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि इनके आका जो थे, आका मने जो कि इसके ऊपर में जो बैठे हुए थे उसी के नहीं गवर्नर थे डुप्ले, लुई को ही या कोलबर्ट को ही पैसे दे करके या तो कुछ ऐसा उन्होंने वहां पे मैसेज दे दिया कि डुप्ले को किसी भी तरीके से फ्रांस से यदि बुला लेते हो, इसके जगह पे कोई दूसरा गवर्नर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रिटिशर्स को, लेकिन डुप्ले को यहां से भारत से क्या करना चाहिए, बुला लो। इसके लिए घूस भी दे दिया कि जो भी पैसा लोगे मुंह मांगे हम दे देंगे। एक इस पॉलिसी पे काम किया। दूसरा, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, झांसा दिया। झांसा दिया एक कमांडर के नेतृत्व जिसका नाम है मेजर लॉरेंस, उसके नेतृत्व में जो एक ब्रिटिश आर्मी का ट्रूप झांसा देने के लिए चंदा साहब को, जो कि कर्नाटक में है, नवाब है, उसको झांसा देने के लिए क्या कर दिया कि त्रिचिन्नापल्ली की ओर भेज दिया। झूठो। अब याद करो त्रिचिन्नापल्ली में कौन है? मोहम्मद अली है, भाग गया था ना अंबुर की लड़ाई में, अनवरुद्दीन का बेटा। जैसे ही एक आर्मी का ट्रूप्स भेजा गया, किसके नेतृत्व में, कहां पे भेजा गया, त्रिचिन्नापल्ली में, चंदा साहब को लगा कि लगता है कि ब्रिटिशर्स अब हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। जो मोहम्मद अली, जो किसका बेटा है, अनवरुद्दीन का बेटा है, उसके सहयोग के लिए एक आर्मी का ट्रूप्स कहां पे भेज रहे हैं। अब ये सशंकित हो जाएगा। अब इसको लगा कि नहीं, एक काम करते हैं, जो त्रिचिन्नापल्ली गए हैं ना इसका आर्मी, वहीं पर हम घेर के मारेंगे इसको। जो लॉरेंस के नेतृत्व में जो एक सेना कहां पे भेजा है, त्रिचिन्नापल्ली। चंदा साहब को लगा कि ये गया है, वहीं पे उसको घेर करके वहीं उसको रोक देंगे, यानी कि उसको मदद ही नहीं करने देंगे। और एक जो आर्मी का ट्रूप्स है बचा के रखा था कि जैसे ही चंदा साहब त्रिचिन्नापल्ली की ओर सेना भेजेगा, वैसे ही एक आर्मी का ट्रूप्स भेज देंगे। कर्नाटक की राजधानी कहां है, आरकोट। आरकोट में कौन बैठा हुआ है, चंदा साहब। अब दोनों आर्मी क्या हो जाएगा, बट जाएगा। और ये पॉलिसी कौन बनाया है, लॉर्ड क्लाइव में। ये जो जिस नीति पे काम कर रहा है, ये आइडिया नहीं था किसको, चंदा साहब को, कि दो दो आर्मी का ट्रूप्स अलग अलग जगह पर भेजेगा और हमको फंसा लेगा। जैसे ही चंदा साहब ये एक आर्मी का ट्रूप जो कि त्रिचिन्नापल्ली की ओर है उसको रोकने के लिए निकलता है, वैसे ही एक आर्मी का ट्रूप्स कहां भेज देता है। यानी कि जब पता चलता है कि ये आधा दूर निकल गए हैं, राजा खान नाम है, राजा खान चंदा साहब का बेटा, वो आर्मी लेकर के बढ़ रहे हैं त्रिचिन्नापल्ली की ओर। आधा और जाने के बाद पता चलता है कि एक सेना तो कहां निकल गया है। अब बताओ कि ये त्रिचिन्नापल्ली लड़ने के लिए जाए कि अपने पिताजी को बचाने के लिए जाए, होशियारी कौन सा होगा। और राजा को बचाओगे तब ना, मतलब झांसा दे दिया कहां पे, त्रिचिन्नापल्ली की ओर, और एक सेना कहां पर भेज दिया, आरकोट की ओर। जैसे ही फिर लौटने का प्रयास करते हैं आरकोट, बीच में ही लड़ाई होता है। और इस लड़ाई में जो मेजर लॉरेंस के नेतृत्व में जो आर्मी है वह पराजित करते हैं किसको, चंदा साहब। चंदा साहब को कहा जाता है इस लड़ाई के बाद चंदा साहब की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा राजा खां भाग जाता है। ये पूरा कहानी है।
उतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो मैं सिर्फ ये खाली तनी तनी को आपका प्रीलिम्स के लिए जो इसका फैक्ट है वो बता रहा हूं, कहानी मुंह से बता रहा हूं, ठीक है। तो इस आर्मी के ट्रूप्स के द्वारा किसको पराजित किया जाता है घेराबंदी करके? चंदा साहब को। अब चंदा साहब कर्नाटक के जो नवाब थे उसको मार दिया जाता है, यानी कि उस लड़ाई में किसका विजय होगा? लॉर्ड क्लाइव का। लॉर्ड क्लाइव यानी लॉरेंस का। लॉरेंस, मेजर लॉरेंस के नेतृत्व में चंदा साहब को और उसके बेटे को क्या कर दिया जाता है? पराजित कर दिया जाता है। चलो ठीक है। अब जब ये चंदा साहब को पराजित किया जाएगा, जो खेल खेल रहे थे डुप्ले, वही खेल किसने स्टार्ट कर दिया? लॉर्ड क्लाइव। तो बताओ अनवरुद्दीन का बेटा कहां भागा हुआ है? क्या नाम है? अब चंदा साहब के जगह पर किसको शासक बनाया जाएगा? अब ये किसके द्वारा शासक बनाया जाता है? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अब बताओ ये मोहम्मद अली डुप्ले की बात को मानेगा कि क्लाइव की बात को मानेगा? जो खेल खेल रहे थे कौन? वही खेल में कौन उतर गए? उसी के खेल से उसी को मात दे दिया। यानी कि अब कर्नाटक में किसके सहयोग की सरकार बन गया है? यानी अंग्रेजों के फेवर का गवर्नमेंट। कौन सरकार बनेगा? नवाब कौन बन जाएगा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली कौन है? अनवरुद्दीन का बेटा है। एक तो ये हो गया। देखो चंदा साहब क्या हो जाएंगे इसमें, और इसका बेटा जो है राजा खान वो क्या होगा? भाग जाएगा। और यहां पे एक और लाइन बन लो, लिख लो। अब ये कौन हो जाएगा? मोहम्मद अली। चलिए अब किसके सपोर्ट के ये हैं? इसमें ब्रिटिश ने सपोर्ट किया है इसको बनाने में, यानी क्लाइव ने सपोर्ट किया। हाँ हाँ, नवाब ऑफ कर्नाटक, ये कौन बन जाएगा? मोहम्मद अली। इतना समझे हैं कि फिर से बोलें? समझ गए ना? चलो, यानी क्लाइव ने झांसे देकर के किसको फंसाया? चंदा साहब और उसका बेटा। चंदा साहब इस युद्ध में क्या हुए? इसको कौन सा अभियान कहा गया है? आरकोट पर अधिकार करना, पोजीशन ऑफ आरकोट। पोजीशन ऑफ आरकोट। आरकोट जो कौन है, क्या है? तो राजधानी है किसका? कर्नाटक का। उसके ऊपर अधिकार कर लिया गया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। इसमें क्या क्या घटना घटी? मेजर लॉरेंस के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी कहां भेजा? तिरुचिन्नापल्ली में। और उस सेना को भटकाने के लिए, एक सेना को ध्यान जो है भटकाने के लिए तिरुचिन्नापल्ली की ओर भेजा गया, जिसको कि रोकने के लिए निकल गए कौन? राजा खान और चंदा साहब। किसका? अच्छा, इसको लिख लीजिएगा। एक सैन्य टुकड़ी तिरुचिन्नापल्ली की ओर भेजा गया। एक सैन्य टुकड़ी कहां पर भेजा गया? तिरुचिन्नापल्ली की ओर भेजा गया। और एक सैन्य टुकड़ी कहां भेजा गया? आरकोट की ओर, जो राजधानी किसकी है? कर्नाटक की राजधानी। चलो, और इस युद्ध में राजा खान जो कि किसका बेटा है? चंदा साहब, और चंदा साहब दोनों लड़ रहे थे, जिसमें चंदा साहब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और राजा खान भाग गए। जिस प्रकार अंबुर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को मार दिया गया, उसका बेटा भाग करके कहां चला गया था, उसी प्रकार बदला ले लिया किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने चंदा साहब को मरवा दिया, मार दिया एक युद्ध में, और बेटा उसका जो राजा खां था वो भाग गया। अब वहां का शासक कौन बन गया है कर्नाटक का? मोहम्मद। चलिए, हाँ
इसमें क्या लिखना था, यहां लिखना था नवाब ऑफ कर्नाटक मोहम्मद अली, क्योंकि अब चंदा साहब मर गया तो वहां का नवाब कौन बनेगा, मोहम्मद अली। किसके फेवर का होगा, तो फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। हो गया, चलिए अब यही देखिए लॉर्ड क्लाइव है। लॉर्ड क्लाइव का जन्म भी लिख लीजिएगा, कई बार पूछ दिया जाता है। कब पैदा हुए थे, 21 सितंबर 1725। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डुप्लेक की पॉलिसी को किसने चैलेंज दे दिया, जो डुप्लेक्स साहब हैं उसके बराबर कौन खड़ा हो गया, क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। जितना भी डुप्लेक की पॉलिसी है उसका कॉपी किसने कर लिया, लॉर्ड क्लाइव ने। जिस नीति पर डुप्लेक्स आगे बढ़ रहे थे उसी नीति को किसने आगे बढ़ाया, क्लाइव ने। जैसा जैसा काम वो करते थे डुप्लेक्स, वही काम किसने करना स्टार्ट कर दिया, क्लाइव ने। अब एक जगह पर तो कब्जा हो गया क्लाइव का, कहां पे, कर्नाटक। वहां के जो नवाब है चंदा साहब, उसको मरवा करके मोहम्मद अली को नवाब बना चुका है। मोहम्मद अली कौन है, तो अनवरुद्दीन का बेटा है। चलिए, हाँ हाँ, नीचे यहां पे लिखे हैं कि ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ क्लर्क अंडर द ब्रिटिश कंपनी। वह जो थे ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। ब्रिटिश कंपनी के अंडर किस पद पर काबिज थे, तो क्लर्क। हाँ, अभी आ रहे हैं। अभी तो कौन वाला हुआ है, अभी तो कर्नाटक वाला ही ना हुआ है, हैदराबाद वाला भी बाकी है। क्लाइव का कंट्रोल अब हो जाता है कर्नाटक पर, किसके थ्रू, मोहम्मद अली के थ्रू। मोहम्मद अली को शासक बनाया जाता है। चल, कर्नाटक वाला एक्टिविटी पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो क्लाइव जो काम कर रहा है, झांसा देकर के चंदा साहब के बेटे के आर्मी को बाहर थोड़ा खींचा तिरुचिरापल्ली की ओर, और दोनों के बीच में इसको फंसा दिया। एक सेना भेज दिया आरकोट की तरफ, एक तिरुचिरापल्ली। इसी दोनों के बीच में फंस के रह गया। अल्टीमेटली चंदा साहब मारा गया। तो इसका बदला डुप्ले लेने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? अभी तो ये दाव कौन चल रहा है, लॉर्ड क्लाइव। अभी डुप्ले का दाव तो बाकी होगा। आपको देखिए, लेक्चर में एक जगह पे हमने बताया था, जब डुप्ले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि फ्रांसीसी को कैसे आप टैकल करोगे, खास करके डुप्ले को, तो उन्होंने एक काम क्या किया था, कि डुप्ले को किसी तरह से बुला ले फ्रांस। उसके लिए कोलबर्ट और उसके जो राजा थे लुई 14वें, उसको उन्होंने आमंत्रण भेज दिया, या तो लेटर लिख दिया कि भैया आप इसको बुला लीजिए, जो भी बोलेंगे वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और दूसरा पॉलिसी पे आर्मी झांसे दे करके उसको मरवाया, किसको, चंदा साहब। जैसे ही इसका रिटेलिएशन करने का प्रयास किया जाएगा, डुप्ले के द्वारा बदला लेने का प्रयास किया जाएगा, फ्रांस से कॉल आ गया कि आ जाओ डुप्ले, अब आपका काम पूरा हो चुका है। अब बदला लेने के लिए अब ये निकले, यानी कि अब बदला लेने के लिए वो चाहे, और ऊपर से ही कॉल आ जाए कि आपका ट्रांसफर हो चुका है, तो इसका पॉलिसी कैसा रहेगा, धरा का धरा रह जाएगा। अब जब राजा ही आपको बुला लिया तो अब क्या करोगे?
राजा को बिल्कुल पता नहीं था कि क्लाइव क्या करना चाह रहे हैं। और ये बात जो जिस पॉलिसी पे आगे बढ़ रहे थे डुप्ले, ये डुप्ले को ही पता था कि ये डुप्ले क्या करना चाहते हैं। अब जैसे ही डुप्ले जाएगा उसके साथ उसकी पॉलिसी भी चली जाएगी। डुप्ले को जब बुला लिया गया, अब उसके जगह पे कोई नया गवर्नर आएगा। पांडिचेरी का है ना गवर्नर था, 1742 में आया था डुप्ले, और इसको बुला लिया गया 1749 ईस्वी में, 49-50 ईस्वी में। किसके द्वारा? 53 में, सॉरी 50 में नहीं, 53 में, 53 में डुप्ले को बुला लिया गया। फ्रांसीसी जो शासक है लुईस 14वें का कॉल आ गया, और कॉल माने उसमें फोन तो होता नहीं था, मतलब लेटर आ गया वो, और यहां से डुप्ले क्या होंगे, अब चले जाएंगे। तो बदला तो नहीं ले पाएगा वो। अब डुप्ले के जगह पे एक व्यक्ति आएगा, देखो जिसका नाम होगा चार्ल्स रॉबर्ट गडोयो। ये कौन है? डुप्ले। क्या लिखा हुआ है? रिकॉल्ड टू फ्रांस। नहीं, डुप्ले को कौन बुला लिया? फ्रांस बुला लिया। देखो, रिकॉल्ड ऑफ डुप्लेक्स, फ्रांस बुला लिया, और नए गवर्नर कौन आए उसके जगह पे? अब ये जो पॉलिसी भारत में बनाया था, क्या इसको पता था क्या कि ये क्या चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, लेकिन ये सब कहानी लिखने से पहले एक हेडिंग डालते हैं, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि। तारीख लिख लीजिएगा 26 दिसंबर 1754, 1754। अब जैसे लिखिएगा ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, तारीख मेंशन कर दिए हैं, नीचे लिखिएगा रीजन, कारण क्यों हुआ ट्रीटी पांडिचेरी का। कारण यह होगा कि जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स को फ्रांस ने क्या कर लिया? बुला लिया। डुप्लेक्स को किसने बुला लिया? फ्रांस ने। तो अंग्रेजी में लिख लो, रिकॉल, बैकग्राउंड माने पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में क्या है कि ब्रिटिश और फ्रांस लड़ रहा है, नहीं, लेकिन कारण क्या हुआ? इसको बुला लिया गया, रिकॉल्ड टू फ्रांस। किसको? डुप्ले को। डुप्ले को बुला लिया गया क्या? फ्रांस। हिंदी में लिख लीजिएगा कारण में। और डुप्ले के जगह पे नया गवर्नर कौन आएंगे? लिखेंगे चार्ल्स रॉबर्ट गडोयो came to India in place of Charles Robert Gadayu came to India in place of किसके स्थान पर? डुप्लेक्स। डुप्ले के स्थान पर नए गवर्नर कौन आए? गडोयो। अब बेचारा को पता ही नहीं कि डुप्ले किस प्रोजेक्ट पे इंडिया में काम कर रहा था, और नए आए तो नया आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि इंडिया में क्या स्थिति चल रही है। इसको लगा क्यों हम लोग लड़ रहे हैं, जो लड़ाई जो चल रही है फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में, ऑब्जेक्टिव ही इसको पता नहीं है कि ये पूरा सिनारियो किसने क्रिएट किया था? डुप्ले ने किया था, उसी को ये पूरा बात पता था। हाँ, जो दिख रहा था वो क्या दिख रहा था? फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। और जो भी ड्रामा या तो जो भी
उन्होंने आइडिया बनाया तो डुप्ले ने बनाया था, लेकिन रिजल्ट पर्दे पे क्या दिख रहा था? बोला कि ये दोनों, ये जो हम लोग लड़ रहे हैं, कब तक लड़ते रहेंगे? इसका अंत तो होना चाहिए। उसको कुछ आइडिया समझ में नहीं आया। किसको? चार्ल्स रॉबर्ट गडह्यू को। इन्होंने कहा कि मित्र, हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते, क्यों हम लोग लड़ेंगे बिना मतलब का? बोला तुम भी व्यापारी, हम भी व्यापारी, व्यापार करो। ये ट्रेड पर ही अपना फोकस कर दिए। और जो भी इसमें, अच्छा, ये जो पौंडीचेरी का जो ट्रीटी हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो उसमें जो मद्रास के गवर्नर थे बदल गए थे, इसका नाम था थॉमस सरेंडर। पहले जो मोर्स था ना, फर्स्ट कर्नाटिक बैटल में मद्रास के गवर्नर कौन था? ब्रिटिशर्स के तरफ से, अरे मोर्स था। और फ्रांस की तरफ से कौन था? डुप्ले था। अब सेकेंड वाला जो बैटल होगा उसमें मद्रास के गवर्नर कौन आ जाएंगे? थॉमस सरेंडर। सैंडर्स, सैंडर्स इसको कहेंगे, सरेंडर नहीं, सैंडर्स। सरेंडर, सैंडर्स। चार्ल्स गोडह्यू और थॉमस सैंडर के बीच में, सैंडर्स के बीच में क्या हो जाएगा? ट्रीटी। कौन सा ट्रीटी? चलो, ऐसे लिख सकते हैं, द ट्रीटी सिग्नेटरीज बिटवीन, जाओ, अब जब ट्रीटी होता है तो दोनों तरफ से बातें बनती है कि भाई जो हमको नुकसान हो गया इधर लौटा दो, ऐसे लौटा दो। इसमें मेन पॉइंट ये दिया गया था, देखो भाई, मनी पेड टू फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज, इसके बाद म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कैप्चर टेरिटरीज, जो एक दूसरे के द्वारा जो टेरिटरीज पर कब्जा किया है वो क्या करना है? लौटा देना। संधि का मतलब क्या होता है? जो नुकसान हुआ दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बांट ले। तो यही होता है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। मेन क्या था कि ये जो ट्रीटी किसके किसके बीच में हुई? तो चार्ल्स गडह्यू और थॉमस सैंडर्स के बीच में हुई। रीजन क्या था कि डुप्ले को फ्रांस क्या कर लिया गया? बुला लिया गया। गडह्यू को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि ये जो बैटल लड़ रहे हैं हम लोग, सेकेंड कर्नाटक बैटल, वो क्यों लड़ रहे हैं, कहाँ इसका अंत होगा। इन्होंने क्या किया कि समझौता कर लिया। उस समझौता का नाम क्या था? तो अब ये पूछा जा सकता है ना कि सेकेंड जो कर्नाटिक बैटल है वह किस ट्रीटी के थ्रू समाप्त हुआ? किसके किसके बीच में ये ट्रीटी हुआ था? अच्छा, कितने तारीख को हुआ था? 26 दिसंबर 1754। ठीक है। सेकेंड कर्नाटक बार क्या हो गया? इसी के तहत समाप्त हो गया। तो इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण बात था? यह बैटल किस लिए हो रहा था? सेकेंड कर्नाटक बैटल, ये वार ऑफ सक्सेशन इन हैदराबाद एंड कर्नाटक, दोनों जगह पे उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। हैदराबाद में उत्तराधिकारी कौन थे जिसके बीच में संघर्ष चल रहा था? तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। लेकिन दोनों की मृत्यु के बाद तीसरा ही गवर्नर वहां के निजाम बन गए, जिसका नाम क्या था? सलावत जंग। चलो ठीक है। जबकि कर्नाटक में कौन? अरे अनवरुद्दीन को मार दिया गया। कौन सा लड़ाई में? अंबूर की लड़ाई में। उसके जगह पे कौन शासक बना? चंदा साहब। लेकिन अनवरुद्दीन का एक बेटा था मोहम्मद अली, भाग करके कहां चला गया था? तिरुचिन्नापल्ली में। लेकिन जब क्लाइव ने सेना भेजी कहां पे? तिरुचिन्नापल्ली, और जिसमें उलझ गए कौन? चंदा साहब, उसका बेटा राजा खान। और उस लड़ाई में चंदा साहब की मृत्यु होती है और उसके स्थान पर कौन शासक बनेगा? मोहम्मद अली, जो कि तिरुचिन्नापल्ली में है, अनवरुद्दीन का बेटा। यानी क्लाइव के नेतृत्व में इस युद्ध में जीत हासिल करते हैं और कर्नाटक का नवाब उसके फेवर का बन जाएगा। क्लाइव के फेवर का नाम क्या होगा? मोहम्मद अली। और जब बदला लेने का प्रयास किया जाएगा किसके द्वारा? डुप्ले के द्वारा। लेकिन वैसे ही उसका रिकॉल आ जाता है। कहां से? वहां से जाएंगे तो नया गवर्नर आएंगे। नया गवर्नर कौन आएगा? चार्ल्स रॉबर्ट गडह्यू। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हम लोग लड़ रहे हैं।
इसलिए कर्नाटिक बैटल को उन्होंने रिजॉल्व करने का प्रयास किया। और कौन सा ट्रीटी के थ्रू? समझ में आ गया ना? चलो लास्ट बैटल, 3 बैटल हुआ था कर्नाटक। ये थोड़ा लंबा था, सेकेंड वाला उतना लंबा नहीं है, बहुत छोटा है। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक कब से कब तक होगा? 1756 से लेकर के 63, ये 7 साल होगा। इसलिए इसको 7 ईयर वार भी कहा जाता है। थर्ड जो कर्नाटक बैटल हुआ उसको कौन एक नाम से जाना जाता है? 7 ईयर्स वार। अच्छा, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार किसे कहते हैं? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर के 18 के बीच में हुआ था, इसी को कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, 1914 से 18। लेकिन जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 18 के बीच में नहीं हुआ था, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार 7 ईयर वार को ही कहा जाता था। 1914 से पहले जो सबसे बड़ा विश्व युद्ध हुआ, हालांकि उसमें 2 ही देशों की भूमिका थी। किसका किसका? एक फ्रेंच और एक ब्रिटिशर्स का। लेकिन ब्रिटिशर्स और फ्रेंच का जो कॉलोनी था लगभग पूरी दुनिया में था। इसलिए कहता था ना कि ब्रिटिशर्स का कभी सन क्या होता है? सेट नहीं होता है। कभी उसका सूर्य क्या होता है? अस्त नहीं होता है। एक जगह पर अस्त होगा लेकिन दूसरी जगह पे नहीं होगा। इसलिए कभी उसका सूर्य, सभी जगह उसका शासन था। लगभग जितने भी कॉन्टिनेंट है, सभी कॉन्टिनेंट में किसका शासन था? ब्रिटिशर्स का। और जहां जहां ब्रिटिशर्स थे वहां वहां फ्रेंच भी पहुंच ही जाते थे। इसलिए कहा जाता है उस जमाने में लगभग 1756 के आसपास 5 महाद्वीप में 7 ईयर वार लड़े गए। 5 महाद्वीप, 5 कॉन्टिनेंट में, जिसमें एशिया था, यूरोप था, अमेरिका था, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी, अफ्रीका, 5 कॉन्टिनेंट में 7 ईयर वार लड़ा गया। इसलिए इसको 1914 से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार की संज्ञा किसे दिया जाता था? 7 ईयर वार का। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 7 ईयर वार क्या है भाई, क्यों स्टार्ट हुई थी। और इंडिया में यही 7 ईयर वार एक युद्ध के नाम से जाना गया। उसको क्या कहा गया? कर्नाटक वार। थर्ड कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटक वार, या तो बैटल थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक। हाँ, तो इसको लिखना है कि यूरोप में जो स्टार्ट हुआ था ना, यह 1756 में ही स्टार्ट हो गया था। कौन सा? 7 ईयर वार। 1756 से 63 होगा तब ना 7 साल होगा। लेकिन इंडिया में ये जो स्टार्ट हुआ, उसको 7 ईयर वार के रूप में जाना जा रहा था। यूरोप में, पूरी दुनिया में इसको 7 ईयर वार के रूप में जाना रहा था। लेकिन भारत में, क्योंकि ये कर्नाटक में दोनों देश लड़ रहे थे, फ्रांस और ब्रिटिश, इसलिए इसको थर्ड कर्नाटक बैटल का नाम दिया गया। लेकिन ये थर्ड जो कर्नाटक बैटल जो हुआ इंडिया में, वो 56 से स्टार्ट नहीं हुआ था। यह स्टार्ट हो गया था कर्नाटक में 1758 से 63। हाँ, 1758 में स्टार्ट हुआ। ऐसे ये 1756 से ही इंडिया में भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन प्रभावशाली रूप से नहीं हो पाया था। ये प्रभावशाली रूप से स्टार्ट हुआ 1758 में। और किस युद्ध के नाम से? तो थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक के नाम से। समझ में आया कि एक बार फिर से बताएं? पूरी दुनिया में जो ये 56 से 63 के बीच में लड़ा गया, वो कौन सा युद्ध के नाम से लड़ा गया? क्योंकि भारत में भी तो था फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स। ये भी जब लड़ेंगे तो ये जो भारत में लड़े, तो उस भारत में इस युद्ध का नाम क्या रखा गया? थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक। सीधा सिंपल इतना है। लेकिन भारत में कब इस लड़ाई लड़ी गई? 58 से 63। तो ये 5 साल ही भारत में लड़े। लेकिन पूरी दुनिया में कितने साल लड़ा था? इतना ही ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट कहां हुआ था? यूरोप में।
क्योंकि यूरोप क्यों बोलेंगे, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटिशर्स कहाँ के दो देश थे, किस कॉन्टिनेंट के थे, यूरोप कॉन्टिनेंट के थे। तो यूरोप में कब स्टार्ट हो गया, 1756 में। रीजन क्या था, सेवन युद्ध का नाम होगा। रीजन था पर्सिया ऑक्युपाइड ऑन साइलेसिया। पर्सिया जो एक देश है, उसने एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है साइलेसिया, उस पर उन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो इसमें कारण लिख लीजिएगा, पर्सिया ने किस पर अधिकार कर लिया, साइलेसिया। जब साइलेसिया पर अधिकार कर लिया तो पर्सिया के बगल में एक जो बड़ा एम्पायर था, कौन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया। जो फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटिक में भी देखो, वहां पे सक्सेसर ऑफ वार ऑफ सक्सेसर हो रहा था, कहां पे, यूरोप में। तो किसके किसके बीच में, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। तो जब पर्सिया के द्वारा साइलेसिया पर अधिकार कर लिया जाएगा तो ऑस्ट्रिया इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया मानते हैं कि ये साइलेसिया हमारे अंडर है। लेकिन इस पर अधिकार किसने कर लिया, पर्सिया। तो लड़ जाएगा कौन, दो देश, फिर से कौन लड़ जाएगा, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। फर्स्ट वाला में कौन कौन लड़ा था, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। और थर्ड वाला में भी कौन कौन लड़ जाएगा, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। वहां पे तो वार ऑफ सक्सेशन था, उत्तराधिकार का संघर्ष। लेकिन इस पर, यहां पर कौन सा कारण होगा, पर्सिया के द्वारा किस पर अधिकार कर लिया जाएगा, साइलेसिया। साइलेसिया क्या है, एक जगह है, जिसके कारण कि ऑस्ट्रिया की जो रानी है मारिया थेरेसा और पर्सिया के जो शासक है द ग्रेट फ्रेडरिक, दोनों फिर से एक बार लड़ जाएंगे। लेकिन इसमें कहानी थोड़ा सा उल्टा है, ये जगह बताते हैं। देखो, ये ऑस्ट्रिया की रानी है कौन, मारिया थेरेसा, और ये है फ्रेडरिक महान, द ग्रेट फ्रेडरिक। कहां के शासक है ये, पर्सिया के। हाँ, बैटल दोनों के बीच में होगा। अब देखो यहां पे ये जो दिख रहा है बैगनी कलर में, यहां पर्सिया दिख रहा है, और ये वाला थोड़ा सा जो ग्रीन टाइप में है, लाइट ग्रीन है, ये कौन सी एम्पायर है, ऑस्ट्रिया का है। बगल में इधर हंगरी है, लेकिन ये पूरा, और ये जो देखो, ये येलो वाला जो क्षेत्र है, ये दिख रहा है येलो, यही जगह है कौन सा, साइलेसिया। यहां पर्सिया है और ये ऑस्ट्रिया है, दोनों के बीच में एक बाउंड्री जैसा दिख रहा है। ऑस्ट्रिया मानता है कि इस पर हमारा अधिकार है, लेकिन कब्जा किसने कर लिया, अब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। अब देखो, फर्स्ट जो वार ऑफ सक्सेशन हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच में, लेकिन ऑस्ट्रिया को किसने हेल्प कर दिया था, क्यों, वहां लेडीज वाला मामला आ गया था, फीमेल फीमेल। और फ्रांस जब ब्रिटेन मदद करेगा किसको, ऑस्ट्रिया को, तो ऑटोमेटिक फ्रांस किसको मदद करेगा, पर्सिया को। लेकिन द ग्रेट जो फ्रेडरिक है, इस बार फर्स्ट जो वार ऑफ सक्सेशन हुआ था यूरोप में, उससे उन्होंने सबक ली। उन्होंने कहा कि यार, क्योंकि पूरी दुनिया में जो यूरोप में जो सबसे ताकतवर देश कौन था, ब्रिटेन। ब्रिटेन सबसे ताकतवर था, और दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर कौन था, फ्रांस। तो इसने सोचा, द ग्रेट फ्रेडरिक ने, यदि हमारा ब्रिटेन के साथ यदि दोस्ती हो जाए ना, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला में सबक ले लिया था। ये जो युद्ध हुआ साइलेसिया को लेकर के, उससे पहले ब्रिटेन और पर्सिया के बीच में, पर्सिया के बीच में हो गया था दोस्ती। इस युद्ध से पहले जो 7 ईयर वार हुआ, उससे पहले ब्रिटेन और पर्सिया के बीच में क्या हो गया था, दोस्ती। उसका आधार क्या था दोस्ती होने का, कहा कि भाई तुम पिछले बार तो महिला के रूप में सपोर्ट दे दिया था, ये द ग्रेट फ्रेडरिक के मन में था। बोला कि इसको दोस्ती करने के लिए कोई तो आधार होना चाहिए।
लेकिन आधार हम निकाल लेते हैं धर्म। ये युद्ध में कई बार क्या होता है ना कि धर्म एक बहुत बड़ा मैटर क्रिएट कर देता है। देखो, जर्मनी यानी पर्शिया, पर्शिया का ही नया नाम क्या है? जर्मनी। और जर्मनी में ही रिलीजियस रिफॉर्म्स हुआ था, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुआ था, धार्मिक सुधार आंदोलन, धर्म सुधार। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मार्टिन लूथर, जो जर्मनी में रिलीजियस रिफॉर्म्स हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था? मार्टिन लूथर। जो पुरानी जो ईसाई धर्म की जो कैथोलिक व्यवस्था है उसमें जो बुराइयां थी, चर्च सबसे ज्यादा प्रभावी था, उसको चैलेंज किसने दे दिया था? मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर ने 95 जो है क्वेश्चन उन्होंने तैयार किया, जिसको कहा गया थीसिस ऑफ मार्टिन लूथर। 95 को उसने क्वेश्चन तैयार किया और पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय, जर्मनी के विश्वविद्यालय दीवारों पर उस 95 क्वेश्चन को उन्होंने चिपका दिया कि मेरा चर्च से सवाल है, इस प्रश्न पर उत्तर दे। सवाल बड़ा खतरनाक था, 95 सवाल हमें भी नहीं पता, उसको पढ़ने के लिए पढ़िएगा 95 को सवाल। अरे मिल जाएगा कहीं, दुनिया इतनी बड़ी है, गोल गोल कहीं भी तो मिल ही जाएगा। लेकिन उसमें कुछ कॉमन सवाल था। चर्च क्या बेचा करते थे? मुक्ति पत्र, और बड़ा खतरनाक मुक्ति पत्र था। मुक्ति पत्र यह था कि ईसाई धर्म के अंतर्गत एक विश्वास है कि व्यक्ति, सारे लोग पापी हैं, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति क्या है? पापी है, सबने पाप किया है, आपका पाप के परिणाम स्वरूप ही ये धरती पे आए हैं। ईसाई धर्म में मान्यता है कि जो धरती है वह एक सेलुलर जेल है, जो अपराधी को इस जेल में भेजा गया है गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा पृथ्वी पर उसको भेजा गया है। और जेनेसिस का एक चैप्टर है पुराने ओल्ड जो बाइबल है उसमें, कि एक बार एब और एडम्स को जबकि गॉड ने बनाया और उसको एडम के बगीचे में उसको कहा कि तुम लोग एंजॉय करो, तुम नया क्रिएटर हो, तुम एडम अकेले ना रहे तो उसके लिए एक औरत को बना दिया, एव को। और उसको कुरान में या तो फिर हिंदी में उसको कहा जाता है आदम और हब्बा। पहला पुरुष बना एडम, एडम को ही आदम कहा गया, आदम से ही उसका अपभ्रंश आदमी हो गया। और आदम को मदद करने के लिए एक स्त्री बनाया गया जिसका नाम था एव, जिसको हब्बा कहा गया। तो तुम दोनों एंजॉय करो, रहो इस एडम के बगीचे में, सब काम करना। लेकिन उन्होंने, गॉड ने एक हिदायत दिया था कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष का तुम फल फ्रूट नहीं खाओगे, वो लिमिटेशन दिया गया था। कहा जाता है कि एव ने एडम्स को भड़काया, हाउ गॉड ऐसे ही बोलते हैं, वो वाला खाइए ना जो देखते हैं ना कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन वो जो एव है हब्बा, एडम्स को भड़काया, तो वो एव जो है वो खुद उसके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया था। बाइबल बताती है कि उसको भड़काने में एक सांप का बड़ा भूमिका था। सांप मतलब जो स्नेक होता है, स्नेक में कोबरा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। उस जो स्नेक ने किसको भड़काया? औरत को, कि ये गॉड ऐसे झूठ बोलते हैं, जाओगे खाओ ना। और ये जो सांप जो है, सांप को कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ये जो है एक प्रकार के लूसीफर है। लूसीफर मतलब शैतान। लूसीफर जो होते हैं वो शैतान है। वो तरह तरह के रूप में आते हैं, कभी स्नेक बन के आएंगे, कोई और रूप में आएंगे, और इंसान के दिमाग को क्या करते हैं? पथभ्रष्ट करते हैं। ये बताया गया है कहानी के थ्रू। और जब स्नेक ने एव को भड़काया कि उस वृक्ष का फल खा लो, तो एव ने भड़काया किसको? एडम को, कि खाओ ना, देखते हैं क्या होगा। और जैसे ही
एव के भड़कावे में आकर के उस वृक्ष का फल खाया, इसकी दिमाग खुल गई और इसको तर्क वितर्क और हर एक तरीके की जो बातें जो है इसके दिमाग में आना स्टार्ट हुआ। कहा जाता है कि लेकिन उसने आदेश की अवहेलना कर दी थी। किसकी आदेश? गॉड के आदेश। जब गॉड आते हैं शाम में मिलने के लिए तो दोनों लाज से, क्योंकि उसने मतलब उनकी आदेश जो था, ऑर्डर, उसका उन्होंने क्या किया था? तोड़ दिया था। श्रम के मारे एक वृक्ष के नीचे दोनों छिप जाते हैं। गॉड आवाज लगाते हैं कि एडम्स, एव बाहर निकलो। दोनों निकलते वो नहीं निकलते हैं और वृक्ष के पीछे से ही आवाज देते हैं कि गॉड मेरे से बड़ी गलती हो गई। लेकिन क्या गॉड तो पहले से जानते थे, लेकिन क्या गलती हो गई? तो उन्होंने कहा कि आपने जो हमें आदेश दिया था इस वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए, लेकिन इस औरत ने जिसको कि आपने बनाया है उसने हमें भड़का दिया और हम लोग खा लिए। बोले कि खा लिए, लेकिन जब औरत पे बोले ये तो उसको दे दिया कि इसने हमको भड़काया, तो औरत ने कहा कि गॉड हमने नहीं, हमको उस स्नेक ने भड़काया। अब देखो इसमें कोरिलेशन बाइबल में बता दिया गया है कि गॉड ने श्राप दिया कि तुमने हमारी बातों का अवहेलना किया है, इसलिए तुम्हें अब इस एडम के जो स्वर्ग जो है, हेवन जिसको बोला जाता है, इस हेवन में नहीं रहना है। हेवन के जगह पे तुमको एक कर्स दिया जाएगा, पाप का जो है क्षेत्र दिया जाएगा। उस पाप का क्षेत्र का नाम होगा अर्थ। जो हेवन में जो जगह दिया गया था, अब वहां से कहां भेज दिया गया इन लोग को? अर्थ पे। अर्थ एक कैसा था? एक पाप की भूमि है। और औरत को उन्होंने श्राप दिया गॉड ने कि जाओ, तुमने एडम को भड़काया है, तुम्हें जिंदगी भर कष्ट ही झेलना पड़ेगा और तुमको मतलब पुरुष के अधीन रहना पड़ेगा, और जब बच्चा जनोगे तुम्हें बहुत कष्ट होगा, ऐसे फलना फलना डिमका डिमका। और ऊपर से एक और भी कहा कि जाओ, स्नेक तुमने भड़काया है, तुम्हारे बच्चे को देख करके आदमी तुमको मार देगा और तुम इसके देखोगे तो उसको मार दोगे। तो इस तरह से कहानी जोड़ा गया है। अब जो भी हो, तो ईसाई धर्म में एक मान्यता क्या है कि धरती क्या है? पाप का कारण है। तो उसमें मान्यता था। चर्च क्या करता था? इसी को आधार बना करके बोलते थे हम लोग सब तो पापी ही है ना। ईसा मसीह आए थे इस पाप से मुक्त करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए लहू बहाए हैं, सलीब पे चढ़ गए हैं तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। तो ईसा मसीह के ही थ्रू हम फिर से कहां जा सकते हैं? हेवन में जा सकते हैं, क्योंकि ईसा मसीह कौन है? गॉड का इकलौता संतान है, बाइबल जैसा मानती है। ओनली सन ऑफ गॉड वाज कॉल्ड ईसा मसीह। ईसा मसीह ही गॉड का इकलौता संतान है, उसी के थ्रू तुम हेवन में जाओगे। तो पूरे जितना भी ईसाई लोग हैं ये विश्वास करते हैं कि एक दिन ईसा मसीह फिर से जन्म लेंगे और हमारे पापों से क्या करेंगे? हमको मुक्त करेंगे, यानी कि हमको कहां लेके जाएंगे? हेवन लेके जाएंगे। बाइबल में ये सारी मान्यताएं पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो हम सुना दिए, इतना कहानी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी अवधारणा है बाइबल की। तो अब पुराने जो बाइबल है इसमें ये मान्यता जो है, इसमें कहा गया कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब ने क्या किया है? पाप किया है। और पाप का मुक्ति कैसे मिलेगा? ईसा मसीह लेके जाएंगे सबको। तो ईसाई धर्म में एक भारत में एक सॉन्ग गाया जाता है। एक दो बार हम भी चर्च गए क्रिसमस डे में अपने मित्र के साथ। वहां एक गाना हमने सुना कि बादलों पे होके सवार यीशु महिमा का गीत गाएंगे, जो उनके हैं उनको चुन चुन कर ले जाएंगे। ईसा मसीह एक दिन आएंगे, जो उनके आदमी हैं उनको चुन चुन करके ले जाएंगे, जो उनके आदमी नहीं है उसको यहीं धरती पर छोड़ देंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो चर्च में जो पादरी लोगों ने एक वहां से लूप होल निकाला, बोले कि बड़ा अच्छा कमाई का आइडिया है। यहाँ पे सारे लोग डरे हुए हैं कि हमने पाप किया है और पाप से मुक्ति मिलेगी हमको, और कौन दिलाएंगे? तो ईसा मसीह। तो बोला कि नहीं, ईसा मसीह दिलाएंगे। जब तक नहीं धरती पे फिर से आते हैं तब तक हम लोग क्या करें कि अपनी गलतियों को कन्फेस कर लें। हम अपने गलतियों को क्या करें? स्वीकार कर लें। किसके सामने? जीसस क्राइस्ट के सामने। जीसस क्राइस्ट तो है नहीं, बल्कि उनकी जो सूली है
सलीब पे जो चढ़े हुए मूर्ति है, उसके सामने चर्च में आके कन्फेस करें रखने पर बैठ करके कि हे जीसस, जो भी हमने अपराध किया है वो हमें क्षमा कर दो। और जब जो कन्फेस करेंगे उसको क्या करेंगे, उनकी गलती को कौन माफ कर देंगे? माफ कर देंगे। तो माफ करने वाला भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो वहां पे बोला कि जीसस क्राइस्ट जब माफ करेंगे तो उसकी गलती माफ हुई कि नहीं हुए उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए ना जी। तो सर्टिफिकेट कौन देगा? तो सर्टिफिकेट पादरी देंगे। वो सर्टिफिकेट कौन देगा? पादरी देगा। और उस सर्टिफिकेट पादरी देगा तो उसी को नाम दिया गया ये मुक्ति का पत्र। यह एक तरीके से था कि नहीं, तुम्हारे पापों को क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। और उस मुक्ति पत्र को बेचने के लिए पादरी लोग पैसा लेते थे कि कितना भी क्राइम करके आओ, रेप करो, मर्डर करो, फलना ढिमका चोरी करो, लेकिन जीसस के सामने, क्योंकि दुनिया में सारे लोगों ने अपराध किया है, पाप किया है, तो जीसस के सामने आके कन्फेस कर लोगे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। सर्टिफिकेट दे देगा कौन? पादरी, चर्च दे देगा। उसके बदले में आपसे क्या लिया जाएगा? तो उसमें से मार्टिन लूथर ने पहला सवाल तो यही उठाया कि भगवान जो है, गॉड, वो पैसा लेकर के पाप को माफ करते हैं क्या? मजा आ रहा है? चलो, अब 95 को आप समझ लीजिएगा। मेन मोटा मोटी जो तर्क यही था। बाइबिल में वो खाली कर्मकांड वाला मिलेगा, अरे इतिहास में मिलेगा मार्टिन लूथर। वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे जितना भी मैंने कहानी को गढ़ा है ना, तो उसमें से मार्टिन लूथर का क्या कंट्रीब्यूशन था, जो चर्च में जो बुराइयां आ गई थी, जो बाइबिल के नियम को अपने अनुसार चला रहे थे, क्योंकि बाइबिल जो लिखा हुआ था मूल रूप से वो हिब्रू लैंग्वेज में था। बाइबिल जो मूल रूप से था कौन सा भाषा में था? हिब्रू लैंग्वेज में। जैसे हमारे यहां भी सारे धर्म ग्रंथ कौन सा भाषा में है? क्या जनसाधारण की भाषा संस्कृत है? हिब्रू बोलते हैं इजराइल वाला लोग, जीस। देखो बेंजामिन इतना हो जो आएगा बोलने के लिए हिब्रू में ही बोलते हैं। तो हिब्रू एक किसी पर्टिकुलर एरिया इजराइल के आसपास फलस्तीन के लोगों का एक साधारण लैंग्वेज। पूरे यूरोप में तो यह भाषा नहीं बोली जाती है। पर्शियन बोली जाएगी, जर्मन बोली जाएगी, जर्मनी में फ्रेंच बोला जाएगा, कहाँ? फ्रांस में। इंग्लिश बोला जाएगा कहाँ? ब्रिटेन में। हिब्रू तो नहीं बोला जाएगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ था बाइबिल किस भाषा में? हिब्रू में लिखा हुआ है। तो इसलिए तो जो हिब्रू में लिखा हुआ था, तो हिब्रू का अनुवाद कौन करता था? पादरी करता था। लेकिन ये पादरी आम लोगों को समझाते थे उसको ट्रांसलेट करके। लेकिन जहां पे पादरियों को लगता था यहां में मुनाफा है, तो बाइबल का क्या करते थे? गलत इंटरप्रिटेशन करते थे, क्योंकि हिब्रू तो लोग जानेगा नहीं, तो वहां पे गलत इंटरप्रिटेशन कर देता था। और इसके वजह से क्या होता था, आम लोगों में एक परंपरा विकसित हो गई थी, जो बताते थे पादरी वही काम करते थे लोग। लेकिन इसने सबसे पहले क्या किया मार्टिन लूथर ने, कि सारे बाइबिल को अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज है सब में अनुवाद करवा दिया। बोला कि बाइबल में कहां लिखा हुआ है कि मुक्ति पत्र बेचोगे पैसा लेकर के? अपने से बाइबिल पढ़ो, पादरी के पास मत जाओ। और ये जो विरोध जो दिया ना, किसको, कौन सा? जो कैथोलिक, जो पुराने जो लोग थे ईसाई, उसका जो विरोध किया, तो उसी का प्रोटेस्ट, विरोध का अंग्रेजी क्या होता है? प्रोटेस्ट करना। और प्रोटेस्ट करने वाले को नाम दे दिया गया क्या? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट के समर्थक, जो कि मार्टिन लूथर के विचारधारा के जो समर्थक थे, उसका क्या नाम दे दिया गया? प्रोटेस्टेंट। और ये जो मार्टिन लूथर कहां पैदा हुए थे? पर्शिया में ही, जर्मनी में ही पैदा हुए थे। और जर्मनी में एक ईसाई धर्म का एक नया ब्रांच निकल गया, कौन सा? प्रोटेस्टेंट। और ये बहुत तेजी के साथ फैला ब्रिटेन में भी, ये ग्रेट ब्रिटेन में। यहां से ये कहां भी पहुंचा? ग्रेट ब्रिटेन में। इन्होंने कहा कि भाई यहां भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्टेंट का प्रभाव है, यहां भी ज्यादा प्रोटेस्टेंट का प्रभाव है, तो प्रोटेस्टेंट वाले जो है क्या हो जाएंगे? मित्र बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। इसलिए ब्रिटेन और पर्शिया के बीच में क्या हो गया? प्रोटेस्टेंट को आधार बना करके दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। जब दोनों के बीच में इधर ब्रिटेन और पर्शिया दोस्त बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फ्रांस वाले किसके साथ आ जाएंगे?
जो पहला जो वार ऑफ सक्सेशन है उसका जो दोनों पक्ष है अब उल्टा पुल्टी हो जाएगा। पहले में किसके ऑस्ट्रिया और का सहयोग किसने किया था? ब्रिटेन। लेकिन साइलेसिया के मुद्दा पर किसने किसको सहयोग कर दिया? ब्रिटेन ने किसका सहयोग कर दिया? ऑटोमेटिक फ्रांस किसके साथ आ जाएगा? तो लड़ गया दोनों, और इस युद्ध का नाम क्या दिया गया? 7 ईयर वार। अब देखो, एक आपके लिए हमने ये बना दिया है, क्या है ये? लिख लीजिए मोटा मोटी। इंडिया में वो वाला लिखना था तो लिख लो। लास्ट ही है ये वाला, पढ़ के थोड़ा सा बंगाल करके छोड़ देंगे। किसका? ये वाला। यहां पे इंडिया में रीजन क्या था कि जैसे ही 7 ईयर वार स्टार्ट हुआ, कहां पे? यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध। तो इंडिया में भी तो दोनों है ना भाई, फ्रांस है और ब्रिटेन है, और दोनों का कॉलोनी, फ्रांसीसी कॉलोनी और ब्रिटिशर्स का कॉलोनी भी बंगाल में है। ब्रिटिशर्स ने अपना पहला कॉलोनी कहां बनाया है? कंपनी कहां बनाया? हुगली में नहीं। और फ्रांसीसियों ने अपना कॉलोनी कहां बनाया है? चंद्रनगर, उसी जगह बगल में, हमने पहले क्लास में बताया था, चंद्रनगर में। तो दोनों पड़ोसी है। अब डुप्ले तो यहां से जा चुके हैं, उसके जगह पे कौन आया है? गढ़यू। लेकिन डुप्ले वो खुद, उसके पास विजन था, लेकिन गढ़यू के पास तो कोई विजन नहीं है, उस प्रकार के सेनापति भी उसके पास नहीं है। जो 7 ईयर वार हुआ, डुप्ले यहां से गए, जब वहां जाके डुप्ले ने बताया कि महाराज आप हमको बुला लिया, हम तो ब्रिटिशर्स को वहां पेल्ले थे पकड़ के नहीं, देहाती भाषा में उसको तो हिला के रखे हुए थे, हमको बुला लिया, सब गड़बड़ा दिया, लेकिन अब क्या होगा? लेकिन हम तो नहीं, बोला कि एक कमांडर को भेजिए जल्दी, नहीं तो जितना भी है ब्रिटिशर्स सब फ्रेंच कॉलोनी पर क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। अधिकार कर भी लिया। क्लाइव जो कि एक नया भूमिका, डुप्ले की भूमिका में आया, किधर से? और क्लाइव सफल भी हो रहे थे, लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव और एक और कमांडर है, वाटसन नाम है ब्रिटिशर्स का। इन दोनों ने मिल करके 7 ईयर जो कॉन्फ्लिक्ट है भारत में भी स्टार्ट हो गई। और जो चंद्रनगर वाला जो सेटलमेंट था ना, किसका? फ्रांसीसी वाला, बंगाल में। और इसी में 1757 में प्लासी का भी बैटल चल रहा था बंगाल में, अभी पढ़ाएंगे प्लासी का बैटल। जो प्लासी का बैटल 1757 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, उसी दौरान ब्रिटिशर्स ने किसके सेटलमेंट पर कब्जा कर लिया? फ्रांसीसी सेटलमेंट का। क्या? क्योंकि 7 ईयर वार दोनों में चल रहा है, भारत में हुआ और बंगाल में जो फ्रेंच सेटलमेंट था उस पर कब्जा कर लिया 1757 के प्लासी के युद्ध के दौरान। और यही कारण बन गया कि बंगाल जो सबसे धनी क्षेत्र है वो भी फ्रांसीसी के हाथों से निकल जाएगा, यानी कि फ्रांसीसी था तो एकदम पूरा खत्म ही हो जाएगा। जैसे ही इस पर कब्जा किया, तब वहां से भेजा गया एक कमांडर फ्रांस से, जिसका नाम था कॉम्टे दे लाली। कॉम्टे, COMTE, कॉम्टे, डे लाली, LALLY। और जब तक कॉम्टे लाली पहुंचते तब तक बंगाल वाला चंद्रनगर किसके अधीन चला गया है? बोला कि बंगाल में तो अब कुछ नहीं बचा है, फिर चलो मद्रास तरफ, मद्रास में ही आएंगे। अभी इसको लिख लीजिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। किसका? ये वाला रीजन बता दें हिंदी में। क्लाइव और वाटसन ने 1757 के प्लासी युद्ध के दौरान, 1757 के प्लासी युद्ध के दौरान फ्रांस बस्तियों पर कब्जा कर लिया। फ्रांस बस्तियों पर क्या कर लिया? सेटलमेंट मतलब बस्ती। ये कारण क्या था भारत में? कर्नाटिक थर्ड वार का प्रमुख कारण। इतना हो गया। चलिए, साइलेसिया वाला तो बता ही दिए हैं, और यदि नहीं भी इसको लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खाली ध्यान में ये रखना है कि पर्सिया और ऑस्ट्रिया जो लड़ रहे थे, पर्सिया का साथ किसने दे दिया था इस बार?
दोनों प्रोस्टिटेंट वाला साथ आ गए थे। जैसे ही दोनों साथ आए, लेकिन ऑटोमेटिकली फ्रांस किसके साथ चला गया? ऑस्ट्रिया के साथ चला गया, और दोनों के बीच में 7 वर्ष तक ये युद्ध लड़े गए। इसलिए इसकी युद्ध का नाम क्या पड़ा? 7 ईयर वार। जो भारत में इसका इंपैक्ट पड़ा, तो इस युद्ध का नाम 7 ईयर वार का नाम भारत में क्या पड़ा? थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक।